हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग सेकंड की स्टडी करने वाले हैं। सर्वेइंग सेकंड के पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसका डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया था और आज इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम पहला चैप्टर इसका स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी दोस्त। तो देखिए बच्चों, कल मैंने जब आपको सिलेबस बताया था तो मैंने कहा था कि आपके सर्वेइंग सेकंड में 5 चैप्टर हैं, बट वास्तविकता में देखा जाए तो सर्वेइंग सेकंड में बच्चों ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर्स हैं। लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं बहुत छोटे से चैप्टर हैं, जैसे टोटल स्टेशन चैप्टर 6 है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टोटल स्टेशन आपका चैप्टर 5 में ही हम पढ़ लेंगे टॉपिक की फॉर्म में। टोटल स्टेशन जो है मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही एक आपका यहाँ पर लास्ट का चैप्टर हो रहा है 7 चैप्टर एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना, डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 चैप्टर आपके होते हैं ओवरऑल, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपका सर्वेइंग सेकंड है इसमें पहला चैप्टर कंटूरिंग था, दूसरा इसमें थियोडोलाइट सर्वेइंग था, तीसरा इसमें बच्चों टेकोमेट्रिक सर्वेइंग था, चौथा कर्व था, पांचवा आपका मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। यहां तक तो हमने देख लिया था, लेकिन इसमें छठा सातवां चैप्टर सुन लीजिए भाई। इसमें छठा सातवां चैप्टर कौन कौन सा है इसकी और बात कर लेते हैं एक बारी। अगर मैं बात करूं आगे भाई इसकी छठे सातवें चैप्टर की, तो यहां तक तो मैंने डिटेल में समझा दिया था। ये मैंने 5वें चैप्टर में आपको कहा था कि इसमें हम इन सभी इक्विपमेंट का पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका जो ये इक्विपमेंट है टोटल स्टेशन, ये जो मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट है आपका टोटल स्टेशन, ये टोटल स्टेशन अगला चैप्टर भी है भाई। ये टोटल स्टेशन यहाँ पर तो सिर्फ एक टॉपिक की फॉर्म में दिया है, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 6 आपका चैप्टर है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन चैप्टर 5 में तो एक मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट के नाम से टॉपिक दे रखा है, लेकिन चैप्टर 6 पूरा ये टोटल स्टेशन एक चैप्टर है आपका, जिसमें आप टोटल स्टेशन का इंस्टॉलेशन समझेंगे, इसे कैसे स्थापित किया जाता है। इसमें कैलिब्रेशन कॉन्सेप्ट भी देखेंगे आप, कैलिब्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 टॉपिक आपको टोटल स्टेशन के यहाँ पर पढ़ने होंगे। मतलब जो आपका 5वां चैप्टर था ना मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक, तो यहाँ पर तो इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। ये इक्विपमेंट होते क्या है, ईडीएम क्या है, प्लानीमीटर क्या है, टोटल स्टेशन क्या है ना, रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस क्या है, ऑटो लेवल, डिजिटल, थियोडोलाइट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर 6 में जो है भाई, चैप्टर 6 में जो है आपका ये टोटल स्टेशन एक चैप्टर कर दिया गया है, ठीक है, टॉपिक की जगह। और एक चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 का जो नाम है यही इसका सिलेबस भी है, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्लॉटिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। तो यहाँ पर आपको किस किस का एनालिसिस करना है भाई, डेटा का एनालिसिस करना है, प्लॉटिंग का एनालिसिस करना है, रिमोट सेंसिंग का, जीआईएस एंड जीपीएस का, इन सब का क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है और अलग अलग फील्ड में इनके एप्लीकेशन को समझना है। ये टोटल मिलाकर 7 चैप्टर आपके होते हैं। ये 2 चैप्टर आप और ध्यान रखिएगा। कल हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो 5 ही चैप्टर की बात करी थी, बट यहाँ पर छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, ये 2 चैप्टर और हैं, ठीक है। महेश्वर सिंह जी ऐड कर देंगे कंटेंट में, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। सोइल का सेकंड लेक्चर ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ से आप शुरू कर लेते हैं यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 को, कंटूरिंग को। अब सिर्फ कंटूरिंग के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, इसको पढ़ेंगे तो बाकी कुछ और भी आपके माइंड में क्वेश्चन चलेंगे, कोई पीडीएफ के बारे में, कुछ वीडियो लेक्चर के बारे में, कुछ भी तो क्लास के लास्ट में बात करेंगे। 5 मिनट का मौका आपको सबको दिया जाएगा। इस बीच आप कोई भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। इस टॉपिक के बारे में कोई कंफ्यूजन आएगा तो आप आराम से पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं भाई कंटूरिंग चैप्टर को। कंटूरिंग चैप्टर का सिलेबस तो हम लोगों ने ऑलरेडी आप भाई समझ लिया था, हम जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर हमने इसका सिलेबस ये तो समझ लिया था बहुत अच्छे से। जो कंटूरिंग का सिलेबस था ये तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये हमने यहाँ पर देखा था। तो ऑफिशियल वाला सिलेबस तो आप सबको पता है, ये कंटूरिंग का सिलेबस था, जो कंटूरिंग चैप्टर है आपका, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समोच्च रेखा, इसे स्टार्ट करने जा रहा था। ये सिलेबस तो हमने समझ लिया था, पूरा सिलेबस समझा था भाई अच्छे तरीके से, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये इसका ऑफिशियल सिलेबस था। अब इसी सिलेबस को हमने यहाँ टॉपिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। हम भाई यहाँ पर टॉपिक्स की फॉर्म में इसको लिख चुके हैं कि हमें किस किस टॉपिक्स को इसमें स्टडी करना है। अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसमें, मतलब जो सिलेबस है ना आपका, जो सिलेबस है आपका, उसी सिलेबस को हमने टॉपिक के रूप में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कंटूरिंग की डेफिनेशन। सबसे पहले बेटा कंटूर की डेफिनेशन। देखिए दोनों चीज अलग होती है, कंटूर और कंटूरिंग दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कंटूर जो होता है ये कंटूर लाइन को बोलते हैं हम, कंटूर बोले तो कोई भी एक कंटूर लाइन, लेकिन कंटूरिंग का मतलब होता है पूरा एक प्रोसेस। ये कंटूर कह दो आप या फिर कंटूर लाइन कह दो, ये तो एक ही बात है, लेकिन कंटूरिंग शब्द जो है वो हो जाएगा पूरा एक सर्वे, समझ रहे हैं। तो कंटूर तो हो गया एक सिंगल कंटूर लाइन, लेकिन जब हम कंटूर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, जो हम कंटूर सर्वे करेंगे, तो कंटूर सर्वे करने का जो प्रोसेस है वो होता है कंटूरिंग। तो दोनों अलग अलग हैं। अगर कंटूरिंग पूछा जाएगा तो आप पहले कंटूर लाइन को डिफाइन करके फिर बताएंगे कि हम कंटूर लाइन जो बनाते हैं ना, जो पूरा प्रोसेस करेंगे, इसमें जो पूरा सर्वे करेंगे, वो आपका कंटूरिंग होगा। आगे डिफाइन करेंगे इस चीज को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले तो हम कंटूर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कंटूरिंग। भाई फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कंटूर। सेकंड टॉपिक क्या है, कंटूरिंग, क्लियर। तीसरा टॉपिक यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्पज ऑफ कंटूरिंग। कंटूरिंग के क्या उद्देश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटूरिंग के पर्पज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना, समोच्च रेखण के उद्देश्य याद रखेंगे। कंटूर लाइन का मतलब समोच्च रेखा और कंटूरिंग का मतलब समोच्च रेखण। पर्पज ऑफ कंटूरिंग मतलब समोच्च रेखण के उद्देश्य। इसके बाद चौथा टॉपिक आपका आ जाता है यहाँ पर कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, बात क्लियर है। तो ये भी भाई 2 टॉपिक अलग अलग, कंटूर इंटरवल अलग होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 टॉपिक। तो आज के लेक्चर में इन चारों टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। आज का अपना टारगेट क्या रहेगा, इन 4 टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझना, बहुत अच्छे से, और अभी के भी साथ साथ याद भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इजी वे में चलते चलेंगे। फिर आगे आपके 6 टॉपिक और हैं इसमें, जिसमें 5वां टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल, यानी समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद छठा आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन, समोच्च रेखाओं के लक्षण। फिर यूज ऑफ कंटूर मैप, भाई कंटूर मैप के यूज आ जाएंगे, समुच्च रेखीय मानचित्रों का प्रयोग है ना, या का शब्द लिख लेना, इसका प्रयोग,
उसके बाद टाइप ऑफ कंटूर आ जाएंगे, समोच्च रेखा के प्रकार, देन मेथड आ जाएंगे कंटूरिंग के, और उसके बाद में लास्ट में इंटरपोलेशन आ जाएगा, अंतर्वेशन। तो यहाँ पर टॉपिक के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और जब ये चैप्टर आपका फिनिश होगा ना, तब तक सारा कुछ आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आज का फोकस होना चाहिए आपका शुरू के 4 टॉपिक्स पर। कौन कौन से 4 टॉपिक पर? पहले कंटूर या कंटूर लाइन की डेफिनेशन समझेंगे, इसके बाद कंटूरिंग समझेंगे, फिर इसके पर्पज, और उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कंटूर, फर्स्ट हेडिंग समझेंगे ना, बिल्कुल लिख के समझाएंगे चीजों को, बाद में पीडीएफ की तरफ मूव करेंगे। पहले लिख के समझना, क्योंकि लिख के ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। कंटूर या फिर दूसरा नाम क्या बच्चों इसका? कंटूर लाइन। कंटूर लाइन हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? समोच्च रेखा। अब ध्यान दीजिएगा सामने सभी दोस्त, क्या होती है कंटूर लाइन? पहले मैं समझा लूं, बाद में कमेंट्स वगैरह करिएगा, बाद में हम आपसे पूछेंगे तब बताइएगा। देखिए कंटूर लाइन का मतलब क्या है। सपोज करिए ये कोई क्या वैली है, इधर बना दे रहा हूं साइड में मैं, ये कोई वैली है। वैली, वैली तो सारे बच्चे जानते हैं, वैली मतलब घाटी कोई भी। ये कोई मैंने क्या बना दी बेटा? वैली बना दी। वैली, ये क्या बना दी मैंने? वैली बना रखी है, जिसको हिंदी भाषा में आप लोग घाटी कह सकते हैं। घाटी है ना, गड्ढा हो रहा बीच में ये वाला, ठीक। अब इस घाटी में मैंने क्या कहा भाई, ये आपकी ग्राउंड वाली लाइन है ना, ये जीएल है ये वाली, ठीक है। ये वाली इधर कहीं ऐसे करके जमीन है आपकी, ये वाली जमीन पूरी है, यहाँ पर बीच में गड्ढा था, ये वाली वैली थी, घाटी थी, ठीक है। इस तरह से कुछ बात क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? देखते चलिएगा, डायग्राम से चीजें एकदम माइंड में फिट हो जाती है ना। डायग्राम को बनाना भी सीखना, जैसे मैं बनाता चलूंगा वैसे समझते चलना आपको भी। अब यहाँ पर अगर हम आगे बात करें भाई, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट कंसीडर किए। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए सपोज ये ले लिया, 3 पॉइंट यहाँ ले रखे बच्चे, ठीक है। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट की हाइट की बात करूं, तो हम नीचे क्या करते हैं, डेटम मान लेते हैं। डेटम आप लोग सब जानते होंगे, डेटम का मतलब होता है बेटा एमएसएल, मीन सी लेवल। हमने यहाँ पर दिखा दिया कि ये क्या आपका कोई डेटम है। डेटम जानते हो ना सब बच्चे? डेटम बोले तो आधार तल, डेटम बोले तो क्या बेटा? आधार तल, ठीक है। हमने आधार तल से इन सभी पॉइंट की हाइट आपको बता दी कि इसकी हाइट क्या क्या है। मान लो आधार तल से इस वाले पॉइंट की हाइट है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सामने सभी बच्चे। ये मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ खींच रहा हूं, लाइन और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए खींच रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये कितनी है, ये जो हाइट है इसके बाद ये वाली ये कितनी है, और ये जो हाइट है ये कितनी है। ये सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया बच्चों? मैंने कहा कि ये जो हमने नीचे एक लाइन खींच रखी है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे डेटम। ये लाइन को मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको मैं बोलूंगा डेटम। डेटम बोले तो आधार तल। आधार तल हम किसे मानते हैं सर्वे में? तो सर्वे में डेटम माना गया आपका एमएसएल, मीन सी लेवल। समुद्र का जो औसत तल है ना, उसको हम लोग डेटम मानते हैं। समुद्र के औसत तल से ये जो हमने ग्राउंड सरफेस ले रखा है, जो कि वैली की फॉर्म में है, इस ग्राउंड सरफेस के अलग अलग पॉइंट की जो हम हाइट निकालते हैं, उसको आरएल बोलते हैं। आपने सर्वे फर्स्ट में ये पढ़ रखा होगा, उसे क्या बोलते हैं? आरएल। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, समानीत तल, या आप लोग इसको कह सकते हैं एलिवेशन, या दूसरा नाम क्या ले सकते हैं बेटा इसका? एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन मतलब यहाँ पर हाइट से होता है, और एलिवेशन शब्द भी कम समझ आ रहा है तो सिंपली आप इसकी हाइट कह दीजिए। क्या कह दीजिए बच्चे? हाइट कह दीजिए, हाइट। ये तीनों पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? डेटम से ग्राउंड पर स्थित किसी भी पॉइंट की जो ऊंचाई होती है उसको आरएल कहते हैं, या एलिवेशन कहते हैं, या सिंपल भाषा में उसको उच्चता कह देंगे, ऊंचाई कह देंगे ना। हाइट बोले तो ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता है सबको चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी, ठीक है भैया। चलिए अब मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि इनकी जो हाइट है ये अलग अलग पॉइंट्स की, ये जैसे मैंने कह दिया, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये आपका 99.00 मीटर हाइट का है, 99.00 मीटर का है। ये वाला मैंने कह दिया कितना है? 100.00 मीटर का है। और ये मैंने कह दिया 101.00 मीटर हाइट का है। तो ये मैंने क्या बता रखे हैं यहाँ पर? ये सभी आरएल बता रखे बेटा ना, पहले पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का, तीसरे पॉइंट का। तो आपको इतना समझ आया सभी बच्चों को कि आरएल का मतलब क्या है? ये जो हमने पॉइंट लिखे हैं ये सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, इस जमीन पर जो हमने वैली ले रखी है ना, इस वैली पर ऐसे और भी पॉइंट ढूंढेंगे। ऐसे और पॉइंट कहां कहां हैं जिनके आरएल 99, 100 और 101 होंगे। ऐसे आरएल वाले हम और पॉइंट यहाँ पर खोजेंगे। तो उन और पॉइंट को खोजने के लिए हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पर हमने एक काम कर दिया, इसके जस्ट सीध में एक लाइन इधर खींची, इसके जस्ट सीध में हमने क्या कर लिया बच्चे? इसके जस्ट सीध में एक लाइन और खींच ली, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इसके सीध में इधर को एक लाइन खींची, इसके सीध में इधर को एक लाइन खींची। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया? हमें पता चल गया पॉइंट कौन कौन से। एक पॉइंट यहाँ पता चल गया, एक पॉइंट ये पता चल गया, एक पॉइंट ये। तो क्या इन पॉइंट्स की जो हाइट है डेटम से समान नहीं होगी भाई? जितनी डेटम से ये वाली हाइट थी 99, उतनी डेटम से हाइट होगी 99। अरे बोलिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना भाई? 99.00 होगा ये भी। इस पॉइंट की हाइट नीचे से कितनी होगी? बिल्कुल जितनी ये वाली थी उतनी ये होगी हाइट, उतनी ही ये होगी, जो कि 100.00 हो जाएगी मीटर में। जैसे मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 101 थी, तो मैंने कहा ये भी कितनी होगी? 101.00। इतना सबको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो समान ऊंचाई वाले पॉइंट थे ना बेटा, जो समान ऊंचाई वाले पॉइंट है, इन समान ऊंचाई वाले पॉइंट को नीचे ला करके, जैसे ये और ये पॉइंट थे आपके समान ऊंचाई के। ये दोनों पॉइंट कैसे थे बच्चे? ये दोनों पॉइंट समान ऊंचाई के थे, ठीक है। ये वाले, तो इन दोनों समान ऊंचाई वाले पॉइंट को ला करके आपस में हम यहाँ पर क्या करते हैं? मिला दे रहे हैं कंटूर लाइन की फॉर्म में। बेसिकली कंटूर लाइन को हम कर्व की फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सर्कुलर फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में। मान लो हमने ये पॉइंट ये था, ये पॉइंट ये था, 99 वाले पॉइंट है, इनको हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से मिला दिया,
टेढ़ा मेढ़ा कर्व बनाना, बिल्कुल सर्कल नहीं दिखाना, हल्की टेढ़ी वाली सी लाइन बना के कर्व फॉर्म में। तो ये हमारी पहली कंटूर लाइन आ गई ये वाली। ये क्या आ गई कंटूर लाइन। तो ये जो कंटूर लाइन है क्या दर्शा रही है, ये कंटूर लाइन ये बात दर्शा रही है कि इस कंटूर लाइन पर स्थित जो भी पॉइंट है उन सबका आरएल कितना बच्चों 99 है। यहाँ कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर भी कोई इतनी ऊंचाई पे पॉइंट होता तो वो भी 99 आरएल वाला पॉइंट होता। ये कंटूर लाइन हमारा कौन सा बन गया, 99 आरएल वाला कंटूर लाइन बन गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, फिर दो कंटूर ये वाले पॉइंट और ले लिए, कौन से 100 वाले। इधर ये 100 है बच्चों, ये 100 हो गया आपका इस साइड में। सेम इधर क्या है, इधर ये 100 है। ये इन 100 वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपस में मिलाएंगे, इसको और इसको मिला दीजिए। कर्व फॉर्म में मिलाना है आपको, ऐसे करते हुए, ऐसे कर्व्ड फॉर्म में इस तरह से। ये क्या हो गया आपका, ये दूसरी कंटूर लाइन हो गई। ये दूसरी कंटूर लाइन होगी जिसका आरएल कितना बच्चे 100 है, जिसका आरएल कितना 100 हो गया। इसी तरह से तीसरी वाली लाइन ये है जिसका भाई 101 था आरएल, 101 आरएल वाला पॉइंट यही तो था आपका। इधर अगर हम बात करें, इधर ये रहा 101 आरएल वाला पॉइंट, इधर कहां है, इधर ये रहा, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को भी आपस में मिलाएंगे, इसको और इसको कर्व्ड फॉर्म में यहाँ इसे भी आपस में मिला दीजिए कुछ इस तरह से, ऐसे। तो ये क्या बन गया आपका, ये तीसरी कंटूर लाइन बन गई जिसका आरएल कितना है 101 है, जिसका आरएल कितना बच्चे 101। तो बेसिकली अगर मैं अब डिफाइन करना चाहूं इसको कंटूर को, तो मैं क्या बोल दूंगा, कंटूर या कंटूर लाइन क्या होती है बच्चे, कंटूर लाइन होती है जो आपका ग्राउंड था ना, बेसिकली ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये जमीन है ना, जमीन। तो ग्राउंड पर स्थित कुछ बिंदु हमने ले रखे हैं, तो ग्राउंड पर स्थित समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम लोग कहते हैं कंटूर लाइन। ये हो गई, ये सब क्या है, कंटूर लाइन। क्या कहते हैं उसे हम, कंटूर लाइन कहते हैं, कंटूर लाइन। ये सभी कंटूर लाइंस हैं और इन सब कंटूर लाइन को मिला करके पूरा क्या बन जाता है, एक कंटूर मैप बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, कंटूर मैप बन जाता है। कंटूर मैप पूरा, ये पूरा एक कंटूर मैप कहलाएगा। और किसी एक सिंगल लाइन को ले ले तो वो कंटूर लाइन कहलाएगी। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूं, क्या बोलूंगा मैं कहूंगा ग्राउंड पर स्थित समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक रेखा होगी ना बच्चे, ये कहलाएगी आपकी कंटूर लाइन, है ना। समोच्च रेखा, समोच्च मतलब समान ऊंचाई, समोच्च मतलब बेटा समान ऊंचाई, समोच्च मतलब समान ऊंचाई। तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम समोच्च रेखा कहते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं। आरएल कहते हो चाहे एलिवेशन या हाइट मतलब ऊंचाई, ये सभी ऊंचाइयां थी। मुझे लगता है ये चीज सबको समझ आई होगी। अगर समझ गए आप लोग तो एक बार बस इतना थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आ गया। आप सभी को कंटूर लाइन की डेफिनेशन में डायग्राम जरूर बनाना है, ये वाला ये डायग्राम आप सबको भैया जरूर बनाना है, ठीक है। ये जो मैंने दिखा रखा है ये है, ये एलिवेशन, आरएल, हाइट, ये सभी दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। राहुल गुप्ता, सिर्फ वैली का नहीं बेटा, आप किसी भी ग्राउंड सरफेस पे कैसी भी जमीन हो, हर किसी का कंट्रोल लाइन आप खींच सकते हैं। सिर्फ वैली का नहीं, तो जस्ट एक एग्जांपल लिया वैली, ठीक है। आप हिल का बना सकते हैं, पहाड़ी का, आप कैसी भी ग्राउंड सरफेस, आप जमीन देखिए ना, किसी भी तरह की जमीन का बना सकते हैं आप। बस आपको यहाँ पर मैं डेफिनेशन देने के लिए एक वैली ले रही है यहाँ पर, आप किसी का भी बना सकते हैं। आप हिल का बना लो, पहाड़ी का, तो पहाड़ी पे भी तो समान ऊंचाई के पॉइंट होंगे। ये वाला इसके सामने का पॉइंट, ये समान ऊंचाई जाएगी आरएल से, ये पॉइंट इसके सामने का पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट इसके सामने ये पॉइंट हो गया। या कोई ऊंची नीचे जमीन है कोई भी कैसी भी, तो इनमें समान ऊंचाई, ये पॉइंट है इसके समान ऊंचाई के कौन कौन से पॉइंट होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इन सबको नीचे खींच के सबको आपस में मिलाते हुए लाइन बनेगी, हो जाएगी आपकी कंटूर लाइन, है ना। ये पॉइंट मान लो ये समान ऊंचाई के, किसी भी तरह की जमीन का आप कंटूर लाइन खींच सकते हैं। क्लियर ना, ठीक है जी। तो ये आप सबको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा थ्योरी की फॉर्म में डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंटूर लाइन की डेफिनेशन क्या बताई बच्चों, मैंने कंटूर लाइन की डेफिनेशन बताई, समोच्च रेखा जो है वो क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। क्योंकि जमीन पर भाई जब आप समान ऊंचाई के पॉइंट को खोज लेंगे तो उन सबको जमीन पर थोड़ी वास्तव में मिलाते हैं, उसको तो हम अपनी ड्राइंग शीट पर मैप बनाने के लिए मिला के दिखाते हैं। वास्तव में हम इमेजिन कर लेंगे, मान लो किसी भी ऊपर खाबड़ जमीन पर आप गए, कोशिश करिए प्रैक्टिकल होने की, आप ग्राउंड पर गए, है ना, ऐसी जगह गए जहां पर ऊंची नीचे जमीन है थोड़ी सी, तो वहां पर मान लो टीले बने हुए छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे, तो उन टीले मान लीजिए कुछ ऐसे टीले थे जिनकी ऊंचाई समान थी, बिल्कुल सभी की ऊंचाई समान थी। तो आप इमेजिन करिए खड़े होकर के अपनी आईज क्लोज करके कि वहां पर आप ग्राउंड पर हैं और वो समान ऊंचाई के जो टीले बने छोटे छोटे, उन सबको मिलाते हुए आपने ऊपर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो आपने कह दिया ये सारी टीले एक ऊंचाई के हैं, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, कंटूर लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त, वो कंटूर लाइन हो जाएगी। बात समझ आ रही सभी को। तो सेम इसी वे में हम क्या कह देंगे भाई, इसी वे में कह देंगे जो समान ऊंचाई के पॉइंट होते हैं ना, उन सबको मिलाने वाली रेखा कंटूर लाइन हो जाती है। क्लियर, चलिए। तो यही हमने यहाँ पर बोल दिया, समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। क्लियर भाई। प्लेन सरफेस पर कंटूर लाइन होगी कि नहीं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा ना, लक्षण उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी बहुत कुछ है, अभी सिर्फ परिभाषा पे फोकस करें, आगे मत जाइए, आगे चीजें पढ़ेंगे आप सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लेन सरफेस का भी बताएंगे, है ना, स्टीप जो आपका स्टीप स्लोप होता है उसका भी बताएंगे, जेंटल स्लोप का भी बताएंगे, बहुत कुछ बाकी मेरे दोस्त। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन आपने समझी है, तो मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, डेफिनेशन समझ में आ गई या नहीं, सिर्फ डेफिनेशन बताइए, आगे की चीजें मत भागिए। डेफिनेशन क्लियर है ना, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इस डेफिनेशन को लिखेंगे, ए लाइन ऑन विच द एलिवेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स, भाई सभी पॉइंट्स का जो एलिवेशन है फ्रॉम एनी डेटम, किसी भी डेटम से, या हम कह सकते हैं इसी को आरएल कह सकते हैं। डेटम को आरएल नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर, या मैं इसको बोल रहा हूं एलिवेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट, इसको आरएल बोल रहा हूं, ठीक है। ये आरएल जो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसे कंटूर कहेंगे। यहाँ डेटम को आरएल नहीं बोला गया है, ये आरएल इसका पूरी डेफिनेशन को आरएल बोला गया है, ये इस पूरी डेफिनेशन को आरएल बोला गया है कि द एलिवेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम एनी डेटम, किसी भी डेटम से सभी पॉइंट्स के जो एलिवेशन है या फिर सभी पॉइंट्स के जो आरएल है उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें हम यहाँ पर कंटूर कहेंगे। कंटूर कह दो आप या कंटूर लाइन कह दो, ठीक। ये डेफिनेशन लिखनी है और ये आपको साथ में डायग्राम बनाना है, ये वाला जरूर बनाएंगे डायग्राम इसे। बात समझ आ गई सब बच्चों को। अब इसका उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल आपको लिखने को देगा, आप कंटूर लाइन की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल क्या होगा, आप किसी समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं, मान लो चेन्नई पहुंच गए, मरीना बीच पे हैं आप, या गोवा बीच जो सबका फेवरेट रहता है, किसी भी बीच पे है। हालांकि समुद्र में बहुत हलचल रहती है, तो मैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा जब समुद्र के पानी में हलचल है, मैं बात कर रहा हूं किसी भी समुद्र का शांत जल है, ठहरा हुआ जल है ना, बिल्कुल ठहरा हुआ जल है, ठीक है, एकदम शांत।
रेस्ट पोजीशन में वो। अगर सिर्फ मैं समुद्र की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मीन सी लेवल की बात करता है इसलिए, ठीक है। तो आप समुद्र के शांत जल को अगर आप देखेंगे या किसी तालाब की बात करो, आपके लोकल में कोई नहर हो, तालाब हो, किसी तालाब के किनारे आप खड़े हुए हैं, तालाब में पानी रुका हुआ है लेकिन मूव नहीं कर रहा है वो। तालाब में पानी कैसा है, स्टिल पॉन्ड है वो, है ना, रुका हुआ पानी है तालाब में। तो उस रुके हुए पानी का आप ऊपरी सरफेस को इमेजिन करिए, उस ऊपरी सरफेस को इमेजिन करिए, ठीक है। और नीचे मान लीजिए कोई भी आपने डेटम ले रखा है, एक डेटम ले रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रखा है, वहां से समुद्र का जो उसका तालाब के जो पानी का शांत जल जो था उसका मुक्त सतह जो है उसकी हाइट अगर आप देखेंगे डेटम से सभी बिंदुओं की समान ऊंचाई दिखाई देगी। जैसे मान लो ये आपका डेटम हो गया, ये डेटम है, और यहाँ पर समुद्र का वो फ्री सरफेस था। क्या था बच्चों, फ्री सरफेस था आपका, ऊपर वाला मुक्त सतह थी जो बिल्कुल पानी शांत था, हलचल नहीं कर रहा, शांत रुका हुआ है। तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे ना सभी की ऊंचाई समान रहेगी डेटम से, सभी पॉइंट की ऊंचाई कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो इन सब पॉइंट को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा हमने खींच दी। इमेजिन कर लीजिए उस सतह के ऊपर आपने काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर रखी है, वो क्या हो जाएगी, कंटूर लाइन हो जाएगी। तो एग्जांपल में आप बोल देंगे तालाब का शांत जल। एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, तालाब का शांत जल, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, किसी तालाब का शांत जल एक समतल सतह प्रदर्शित करता है तथा इसकी सतह पर स्थित सभी बिंदुओं का जो आरएल होता है वो सेम होता है। यदि पानी की ऊपरी सतह को छूते हुए एक रेखा खींची जाए तो उसके सभी बिंदुओं की जो उच्चता है वो समान होगी। ये एक कंटूर लाइन कहलाएगी। ये उदाहरण हो गया कंटूर लाइन का, क्लियर हो गया। एग्जांपल सब बच्चे लिख देंगे भाई, स्टिल वाटर ऑफ ए पॉन्ड, है ना, ये इतना सा उदाहरण स्टिल वाटर ऑफ ए पॉन्ड, बस इसको एक्सप्लेन कर दिया गया आगे, इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है आगे कि ये जो है एक लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा और आरएल जो होगा इसके सभी पॉइंट्स का वो कैसा रहेगा, सेम सरफेस पर होगा, ठीक है। अगर हम इस पर कोई लाइन ड्रॉ कर दें इसको टच करती हुई, अपर सरफेस को टच करती हुई, तो इसकी जो हाइट है सभी पॉइंट्स की इक्वल हो जाएगी, इसको हम कंटूर लाइन कह देंगे। ये उदाहरण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे, एग्जांपल हो गया। अब ये एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, जो पहला टॉपिक था ये हम लोग समझ चुके, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब दूसरा टॉपिक और पहले टॉपिक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, कंटूरिंग की। जब हम कंटूरिंग की बात करेंगे तो इसी डायग्राम में सुनिए ध्यान से, जब हमने कहा कि समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली जो हम लाइन बना रहे हैं तो कंटूर लाइन हो गई थी। कंटूर लाइन कह दीजिए आप, या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, केवल कंटूर, कंटूर लाइन, या फिर हम कह देते हैं इसको कंटूर, केवल कंटूर बोल देंगे। कंटूर या कंटूर लाइन तो आप लोगों ने ये समझ लिया, कंटूर या कंटूर लाइन, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे भाई, जब हम समान ऊंचाई के बिंदुओं को खोजेंगे पहले पृथ्वी की सतह पर, खोज करके उन सबको आपस में मिला करके कंटूर लाइन खींचेंगे। तो ये जो हम काम कर रहे हैं वह प्रक्रिया जिसमें ग्राउंड लेवल पर सभी समान ऊंचाई के बिंदुओं को खोज करके उनके द्वारा कंटूर लाइन खींचेंगे, उन सभी को मिलाते हुए कंटूर लाइन खींचेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो कंटूरिंग कहलाएगा। प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, इसका जो प्रोसेस होगा, ये सारा काम जो आप कर रहे हैं इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कंटूरिंग कहते हैं। कंटूरिंग बोले तो कंटूर सर्वे, कंटूरिंग को ही हम कंटूर सर्वे भी कहते हैं। कंटूर सर्वे एक प्रक्रिया है जिसमें समान ऊंचाई के बिंदुओं को खोज करके उनको मिलाना या मिला करके कंटूर लाइंस ड्रॉ करना क्या कहलाता है, कंटूरिंग कहलाता है, ठीक है, कंटूरिंग कहलाता है। और भाई इन सभी कंटूर लाइन को मिलकर के जो नक्शा बनता है, पूरा एक मैप बनता है, उसको हम कहते हैं कंटूर मैप। उसे क्या कहते हैं बच्चों, कंटूर मैप। तो यहाँ तीन अलग अलग चीजें समझ आ रही हैं, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया जिसमें कंटूर लाइन खींच रहे हैं वो कंटूरिंग हो गया या कंटूर सर्वे हो गया, है ना। और जो लाइन थी वो कंटूर लाइन या कंटूर हो गया, और जो आपका मैप बनके तैयार होगा ना, ये बहुत सारी कंटूर लाइन को मिलाकर के एक नक्शा बन रहा है, उसको हम कंटूर मैप कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, कंटूर मैप। तो पहली डेफिनेशन हमने कंटूर और कंटूर लाइन की समझ ली थी, इसका उदाहरण समझ लिया। दूसरी डेफिनेशन कंटूरिंग की जो पिछले डायग्राम में क्लियर हो गई, क्या भाई, वह क्रिया कह दो या प्रक्रिया कह दो, प्रोसेस जिसके अंतर्गत लेवलिंग द्वारा भूमि पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को खोजकर उन्हें नक्शे पर अंकित करके समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा तैयार किया जाता है, कंटूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कंटूरिंग कहलाता है। और इस प्रकार से बने हुए नक्शे को हम कंटूर मैप कहते हैं। ये परिभाषा भी सबको क्लियरली समझ आ रही है। द प्रोसेस अंडर विच पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन आर फाउंड, समान एलिवेशन वाले पॉइंट्स को हम खोजेंगे ऑन द ग्राउंड बाय लेवलिंग। लेवलिंग के द्वारा तो हम समान ऊंचाई के पॉइंट खोज पाएंगे। भाई आरएल हम कैसे निकालते हैं, लेवलिंग करके। लेवलिंग में डेटम मानते हैं, उससे ऊंचाई निकालते हैं तो उसे आरएल कहते हैं। तो लेवलिंग द्वारा हम ये समान ऊंचाई के पॉइंट्स को खोजेंगे, ठीक है। एंड आगे क्या करेंगे भाई, एंड मार्क ऑन मैप, और मैप पे से मार्क कर लेंगे। और मैप इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। जब हम भाई मैप बनाएंगे सभी इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को जोड़ करके, तो इस प्रोसेस को कहेंगे कंटूरिंग। एंड जो मैप आपका बनकर के तैयार होगा उसे कंटूर मैप कहेंगे। क्लियरली समझ आ रहा होगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक भी आपका काफी इजी था, जो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ऐसे टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ते चलना समझते हुए। अब आते हैं बच्चों इसके पर्पज पर। बताइए हम क्यों कर रहे हैं भैया, कंटूरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, कंटूर मैप क्यों बना रहे हैं, इसके क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, बता भाई इसके क्या उद्देश्य है। तो देखिए ये आपका जो टॉपिक है बच्चों, इसके पर्पज वाला टॉपिक, अगर मैं पर्पज की बात करूं, तीसरे टॉपिक पर्पज की, है ना, अगर मैं इसके पर्पज की बात करूं, उद्देश्य की बात करूं, तो उद्देश्य वाला टॉपिक होता है आपका याद करने का। क्या करने का, याद करने का। ये लर्निंग टॉपिक है, ये आप सबको लर्न करना होगा, मेरे साथ साथ लर्न करेंगे आप लोग इसे, अभी के अभी याद करेंगे उद्देश्यों को। हम कंटूर मैप क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें कंटूर मैप बनाने की, क्यों हम समान ऊंचाई के पॉइंट को क्यों खोज रहे हैं, बताइए भाई क्यों खोज रहे हैं समान ऊंचाई के पॉइंट को। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, लगभग 8-9 उद्देश्य हैं, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं थ्योरी के रूप में। पॉइंट टू पॉइंट आपको 8-9 पॉइंट लिखने हैं, मिनिमम 7 पॉइंट तो जरूर लिखेंगे, 7 से कम पॉइंट में उद्देश्य मत लिखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब ये 9 के 9 उद्देश्य एक एक पॉइंट करके सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। पहला पॉइंट है, क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि क्षेत्र समतल है या नहीं। भैया बात सही है या नहीं। अगर हम ये कंटूर बना रहे हैं, भाई हम कंटूर, जैसे हमारी जमीन है, कोई भी
अब हमने कंटूर मैप बना लिया ये वाले, तो इन कंटूर मैप से हमें ये पता चल जाएगा ना कि जमीन आपकी समतल है या स्लोप वाली है या ऊंची नीची है, क्योंकि हम उच्चता वाले बिंदु देखेंगे। जैसे हमने कह दिया जमीन पर जो आरएल हमें मिल रहे थे इनमें बहुत कम डिफरेंस है, ये 99 है, ये 99.01 है, ये आपका 99.02 है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, हमें जमीन का पता चलेगा कि उसकी हाइट में कितना डिफरेंस है। जमीन हमारी प्लेन है या ऊबड़ खाबड़ है, अगर ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची प्लेन नहीं है, तो उनकी हाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा ऊंची नीची तो नहीं है। जैसे कंटूर मैप पे मैंने कह दिया इस वाली लाइन का आरएल 99 था और इस वाली जो लाइन है इसका आरएल 105 मीटर है, भैया यहाँ तो 6 मीटर का डिफरेंस आ गया है ना। और इसका मैंने कह दिया ये वाला ये कितना 111 है, ये कह दिया मैंने 111 है इसका आरएल। तो मैं यहाँ मैप देख के ही पता चल जाएगा कि जमीन वास्तव में जमीन की जो एलिवेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है। देख रहे हैं ना भाई, 99 मीटर था, ये तुरंत 105 हो रहा है, तो 6 मीटर का अंतर है। और यहाँ पर फिर आगे फिर 6 मीटर का, तो ऊंची नीची जमीन हो गई। अगर इनमें आरएल में बहुत कम डिफरेंस होता, ये 99 था, ये वाला 99.01 होता, ये 99.02 होता, कहते थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग लेवल सा है। तो ये चीज की जानकारी हमें पता चल जाती है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया, हम कंटूर मैप क्यों बना रहे हैं या कंटूरिंग क्यों कर रहे हैं भाई, इसीलिए ताकि हमें क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्षेत्र हमारा समतल है या नहीं। इन्फॉर्मेशन अबाउट टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, भाई एरिया की टोपोग्राफी की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, टॉप सरफेस की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, है ना, उसकी एलिवेशन के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, अनइवननेस के बारे में एक्सेट्रा, है ना, कि उसका एलिवेशन उच्चता कैसी है, ड्रेनेज सिस्टम वहां पर कैसा हो सकता है ना, अनइवननेस ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है जमीन, इसके बारे में ये सभी जानकारी ऑब्टेन हो जाती है। तो पहला पॉइंट सभी को याद हुआ, कंटूरिंग क्यों कर रहे हैं, क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि समतल है या नहीं। दूसरा पॉइंट सुनिए भाई, उपयुक्त साइट का सिलेक्शन कंटूर मैप को देखकर किया जा सकता है। उपयुक्त साइट से मतलब क्या है, उपयुक्त साइट से मतलब यह है, मान लो आप कोई रोड बना रहे हैं, कोई सड़क बना रहे हैं, कोई नहर निकाल रहे हैं वहां से होके, है ना, या कोई रेलवे ट्रैक बना रहे हैं आप, तो जब आप कोई भी रेलवे ट्रैक बनाएंगे या रोड बनाएंगे तो आपके रोड का जो अलाइनमेंट है वो कहां कहां से होकर गुजर रहा है, तो ये आपको मैप देख के पता चल जाएगा कि वहां जहां से हम रोड निकालना चाह रहे हैं वहां की जमीन कैसी है, ऊंची नीची तो नहीं है, तो हमें उपयुक्त साइट का सिलेक्शन करने में आसानी होगी। या आप ये कह सकते हैं कोई कंस्ट्रक्शन साइट है आपकी जहां पे काम होना है कोई, तो आप कंटूर मैप देखेंगे, कंटूर मैप से वहां की ऊंचाई के बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा, तो आपको साइट का सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी कि इस जगह हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को चुने या नहीं चुने, ठीक है। तो साइट का सिलेक्शन करने में जो भाई कंटूर मैप को देख करके हम करते हैं, इसीलिए कंटूर मैप बनाने की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए कंटूरिंग की आवश्यकता होगी। दूसरा उद्देश्य समझ आया, दूसरा उद्देश्य क्या हो गया बच्चों, उपयुक्त साइट का सिलेक्शन, ठीक है। सुटेबल साइट इज सिलेक्टेड बाय व्यूइंग द कंटूर मैप, ठीक। अभी मैं पूरे पॉइंट पढ़ा दूं, फिर एक एक सिंगल शब्द से इनको याद करवाऊंगा। दूसरा समझ आ गया, उपयुक्त साइट का सिलेक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, सड़क, रेल मार्ग, नहर, तीन चीज का अलाइनमेंट खींचा जाता है। संरेखण, संरेखण का मतलब हो गया जैसे आप सड़क बना रहे हैं, ये आपको सड़क निकालनी है, यहाँ से आपकी सड़क जाएगी, ये रोड जा रहा है आपका, ये रोड, तो इस रोड को जहां जहां से होकर आप गुजारेंगे, मैं सिंपल खींच देता हूँ, सड़क है कोई, अब इस सड़क को बनाने से पहले इसका अलाइनमेंट खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, जैसे हिंदी भाषा में हम संरेखण कहते हैं, संरेखण। तो ये संरेखण जब हम खींचते हैं, संरेखण का मतलब जैसे रोड है ये, तो इस रोड की सेंटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, किस रोड हमारा किस जगह से गुजर रहा है, बिल्कुल सीधा, तो ये आपकी सीधी लाइन होगी। अगर रोड को ऐसे जा रहा है, आपका टेढ़ा मेढ़ा रोड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये अलाइनमेंट खींच रहा है कि रोड हमारा कहां कहां से गुजरेगा। तो अलाइनमेंट को ड्रॉ करते समय भी भाई इसकी बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी कंटूर मैप की, क्योंकि जहां पर मान लो बहुत ऊंची जमीन है, वहां से अगर आप रोड निकालना चाह रहे हैं, कहीं नीचे है कहीं ऊंची है, तो आपको मिट्टी का कटाव और भराव ज्यादा करना पड़ेगा भाई, फिलिंग और कटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी ना आपको, इसीलिए आप कंटूर मैप देख के पहले ही बता देंगे जहां पर एलिवेशन में डिफरेंस कम होगा ना, वहां से होकर रोड निकालिए, तो आपको अर्थवर्क जो है ना, मिट्टी कार्य वो कम करना पड़ेगा, है ना, कम मिट्टी कार्य करना पड़ेगा, मिट्टी की कटिंग और फिलिंग कम करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना, यही बात हमने कह दी कि सड़क, रेल मार्ग और नहर यानी रोड, रेलवे ट्रैक और केनाल आदि के संरेखण में आसानी रहती है। भाई क्या रहेगी, इनके अलाइनमेंट में आसानी होगी। अलाइनमेंट किस किसका खींचते हैं, सड़क का, है ना, कोई सड़क बना रहे हैं उसका, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं उसका, या नहर बना रहे हैं तो उसका, इन सबके जो अलाइनमेंट होंगे ना, इनको खींचने में आसानी रहेगी। क्लियर भाई, क्या रहेगी इसको खींचने में बेटा, आसानी, यहाँ पे ई आएगा ना, ई, ठीक है। तो इनको खींचने में क्या रहेगी बच्चे, आसानी रहेगी। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई। तो ये बताएं तीनों के तीनों पर्पस समझ आए सबको, इन पर्पजों में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पहला हो गया क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है भाई, पहला हो गया क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि जो आपका एरिया है वो प्लेन है या फिर प्लेन नहीं है, ठीक है, हमें टोपोग्राफी एरिया की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरे में उपयुक्त साइट का जो सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, उपयुक्त साइट का सिलेक्शन करने में आसानी होती है, कंटूर मैप को देख करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, सुटेबल साइट इज सिलेक्टेड। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया अलाइनमेंट के बारे में कि सड़क, रेल मार्ग, नहर आदि के संरेखण में आसानी रहती है। गुड अलाइनमेंट कैन बी फाउंड फॉर रोड्स, रेलवे ट्रैक, रेल ट्रैक और कैनाल, है ना, इन सब के लिए हम एक अच्छा अलाइनमेंट फाउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या भाई आपका चौथा पॉइंट सुनिए, चौथा पॉइंट बेटा ये थ्योरी है, इसी तरह बार बार सुन के याद होगी आपको, ठीक है। नहर तथा सड़कों के मृदा कार्य के लिए हमें जो आपके दो तरह के सेक्शन होते हैं, आपने सुना भी होगा, एल सेक्शन होता है, एक तो एल सेक्शन, एल सेक्शन जिसे आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, दूसरा क्रॉस सेक्शन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन को, एक तो एल सेक्शन हो गया, दूसरा आपका एक्स सेक्शन होता है क्रॉस सेक्शन, जैसे हम ट्रांसवर्ज सेक्शन भी कह देते हैं, ट्रांसवर्ज या फिर लेटरल सेक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के अपने सेक्शन होते हैं, एक तो हो गया एल सेक्शन जिसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहेंगे, अनुदैर्ध्य, दूसरा हो गया ट्रांसवर्ज जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रावर्स नहीं होगा, ट्रांसवर्ज होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं करेक्ट। मैं एरो बना के लिख देता हूं, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर जोड़ लीजिएगा ट्रांसवर्ज सेक्शन, ठीक है, ट्रावर्स नहीं होता, ट्रावर्सर भी होता है, ट्रांसवर्ज। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्ज सेक्शन,
आर प्रिपेयर्ड फॉर सॉइल वर्क ऑफ कैनाल एंड रोड, यानी सड़क और भाई जब हम कोई भी नहर बना रहे हैं या कोई सड़क बना रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी कार्य करना पड़ता है। मिट्टी कार्य का मतलब क्या है, कहीं की जगह ऊंची है तो वहां से मिट्टी का कटाव करना होगा, कहीं जगह नीचे तो वहां मिट्टी फिल करनी पड़ेगी, इसी को मिट्टी कार्य कहते हैं, मिट्टी का कटाव और बढ़ाव जो किया जाता है। तो जब हम कोई नहर तथा सड़क बना रहे हैं, आप यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी मेंशन कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक के लिए तो पहले भाई आपको प्लेन एरिया करना होता है, बाद में तो ट्रैक बिछाते हैं बेसमेंट तैयार करने के मतलब बेस तैयार करने के बाद। तो नहर तथा सड़कों के मृदा कार्य के लिए अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ काट तैयार किए जाते हैं, तो उनके लिए भी कंटूरिंग की आवश्यकता होती है। ठीक, चौथा हो गया ये वाला, चौथा उद्देश्य हो गया। पांचवें की बात करें भाई हम यहाँ पर, तो नक्शा देखकर, आप मैप देख करके, कंटूर मैप देख करके नदी नाले इन सब के भाई कैचमेंट एरिया का पता लगा सकते हैं। कैचमेंट एरिया का पता कैसे लगाएंगे, तो हम सबको पता है कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप लोग, आपने इरिगेशन पढ़ा था, इरिगेशन में आप लोगों ने हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा होगा, वहां कैचमेंट एक टॉपिक आया होगा आपका। जब किसी भी क्षेत्र में बारिश होती है तो उस बारिश का जो पानी है किसी भी एक ऐसी जगह पर जाके इकट्ठा होता है जो जगह नीची होती है, तो उस पूरे एरिया का वो कैचमेंट एरिया हो गया, जहां पर उस एरिया का पानी जाकर के एकत्रित हो रहा है। तो उस कैचमेंट का हमें कंटूर देख करके पता चल जाएगा उस कैचमेंट एरिया का। समझ पा रहे हैं भाई, तो हम क्या करेंगे, नक्शा देख करके किसी भी नदी नाले के कैचमेंट एरिया का पता लगाया जा सकता है, किस नदी का कौन सा कैचमेंट एरिया है, किसी भी नदी में बारिश का पानी किस किस एरिया का बह करके आ रहा है ना, तो उसका कैचमेंट एरिया हो जाता है। तो ये हमें पता चल जाएगा कंटूर मैप देख के, कंटूर मैप से हमें जानकारी मिल जाएगी कहां जमीन ऊंची है कहां नीची है, तो जहां जमीन ऊंची होगी वहां का पानी नीचे जमीन में फ्लो करता हुआ आएगा। तो कंटूर मैप देख करके हमें ये भी जानकारी मिल जाएगी कि नदी नाले के जो अपवाह क्षेत्र है वो भाई कहां तक है। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ अवेलेबल फ्रॉम इट कैन बी कैलकुलेटेड। भाई हम यहाँ पर कैचमेंट, देखिए एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज में थ्योरी है ना, एग्जैक्ट टेक्निकल थ्योरी है, तो इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं किया गया है। यहाँ पर मैंने खुद से इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा ताकि थोड़ी इजी थ्योरी रहे। तो इंग्लिश वाली थ्योरी जो है इसका ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंट आएगा थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर चीजों को आसान करके लिखा है। कुछ चीजें तो एग्जैक्ट मैच कर रही होंगी, कुछ उससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ी डिफरेंट लग रही होंगी, तो ये मत सोचिएगा इसको ट्रांसलेट किया मैंने, इसका इंग्लिश का पॉइंट खुद से लिखा है इजी वे में। जैसे हमने कह दिया कि कैचमेंट एरिया और जो रन ऑफ अवेलेबल होता है वो हम इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ मैंने कह दिया था नक्शा देख के किसी भी नदी नाले के हम कैचमेंट एरिया का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों कंफ्यूजन होना आपके लिए आसान काम किया गया, ये वाली थ्योरी एग्जैक्ट थ्योरी है ये इंग्लिश की, इसका ट्रांसलेशन नहीं है ये। आगे बात करें भाई यहाँ पर समुच्च नक्शे की सहायता से जलाशय की क्षमता ज्ञात करेंगे। ये तो क्वेश्चन भी आया भाई 5 नंबर में, ये वाला आगे पढ़ेंगे आप। इसी चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा भी कि हम किसी भी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं कंटूर से। कंटूर की सहायता से आप किसी भी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी जलाशय की क्षमता निकाल सकते हैं कि किसी जलाशय में कितना पानी आ सकता है। जलाशय मतलब जानते हैं जहां पर जल एकत्रित होता है, जैसे कोई तालाब होगी, मान लो तालाब को मैं एक रिजर्वॉयर कह सकता हूं जहां पर पानी इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसकी हम कैपेसिटी बता सकते हैं कंटूर मैप की सहायता से। कैसे बता सकते हैं ये आप लोगों को आगे टॉपिक है ना इसके यूज वहां पर समझाऊंगा, क्योंकि पूरा एक बहुत बड़ा इस पर डेरिवेशन टाइप से है, फॉर्मूला बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस पर, इसलिए डायरेक्ट ये नहीं समझ में आएगा आपको कि जलाशय की क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं कंटूर मैप की सहायता से। इसको डिटरमाइन करना मैं आपको सिखाऊंगा आगे, यूज है इसका ना, कंटूर मैप का एक यूज है जलाशय की धारिता ज्ञात करना। ऐसे जो मिट्टी कार्य की गणना है ना, इस पर भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में आपके अर्थवर्क कैलकुलेशन पे, तो मिट्टी कार्य की गणना भी कर सकते हैं कंटूर मैप की सहायता से, जलाशय की धारिता भी हम निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें भाई नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका समुच्च नक्शे की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं की इंटरविजिबिलिटी हम बता सकते हैं। भाई दो बिंदुओं की क्या बता सकते हैं, इंटरविजिबिलिटी, पारस्परिकता ज्ञात की जा सकती है। मतलब हम ये बता सकते हैं कि दो पॉइंट आपस में दिखाई देंगे या नहीं। इंटरविजिबिलिटी का मतलब होता है दो बिंदु आपस में दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये कंटूर मैप देख के हम बता सकते हैं। भाई अगर हमें पॉइंटों की ऊंचाई पता चल गई तो हम कुछ भी बता सकते हैं फिर। ठीक है, तो समुच्च नक्शे की सहायता से किन्हीं दो पॉइंट की इंटरविजिबिलिटी यानी पारस्परिकता ज्ञात की जा सकती है। फाइंड आउट द इंटरविजिबिलिटी ऑफ एनी टू स्टेशंस विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। कंटूर मैप की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, दो जो स्टेशन पॉइंट्स हैं उनकी इंटरविजिबिलिटी को आप फाइंड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद आप भाई यहाँ पर इसके बाद 2 पॉइंट और सुन लीजिए, टोटल 9 पॉइंट है ये। अगला हो जाएगा नक्शे पर जो है अपवार्ड या डाउनवार्ड ढाल लगा सकते हैं। कोई भी मैप है ना भैया, तो उसके अपवार्ड और डाउनवार्ड ग्रेडियंट का भी आप पता लगा सकते हैं ना। कंटूर लाइंस कैन बी प्लेस्ड इन द अपवार्ड और डाउनवार्ड ग्रेडियंट एरिया ऑन द मैप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कह दिया नक्शे पर जो है अपवार्ड या डाउनवार्ड ढाल लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो समझ आ रहा है ना अपवार्ड डाउनवार्ड ढाल का मतलब क्या है। जैसे ये मैंने एक हिल बना दी, पहाड़ी बना दी, क्या हिल है ये, तो ये जो ऊपर को ढाले से अपवार्ड ग्रेडियंट कहेंगे, क्या कहेंगे, अपवार्ड ग्रेडियंट, और जो नीचे को उतर रहा है इधर को ये डाउनवार्ड, इस साइड में क्या हो जाएगी, डाउनवार्ड ग्रेडियंट हो जाएगी। ठीक है, तो अपवार्ड डाउनवार्ड ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हैं भाई। ठीक है ना, किस पर, किसी भी कंटूर मैप पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, क्षेत्र में बारिश के पानी और सीवेज की निकासी के लिए मार्ग तय किए जा सकते हैं। जो बारिश का पानी है वो कहां से होकर निकलेगा, ये हम कंटूर मैप को देख कर आइडिया लगा सकते हैं। सीवेज की निकासी, जो आपके गटर का सीवेज होता है ना, वो कहां से होकर जाएगा, ये भी आप पता लगा सकते हैं, कंटूर मैप की सहायता से तय कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम फॉर रेन वाटर एंड सीवेज आर डिसाइडेड इन द एरिया। आप ड्रेनेज सिस्टम को रेन वाटर के लिए और सीवेज को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, एरिया में डिसाइड कर सकते हैं। जानकारी स्पष्ट हुई। तो ये मैंने 9 पॉइंट बताया आपको, मैंने लॉन्ग टर्म कैसे याद रखेंगे, इनको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन 9 के 9 पॉइंट को हम शॉर्टली याद करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टली का मतलब क्या है, जैसे पहले पॉइंट में हम एक सिंगल शब्द को याद रखेंगे। सिंगल शब्द को कौन से को भाई, हम सिंगल शब्द यहाँ पर याद करेंगे टोपोग्राफी। हम क्या याद करेंगे, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से हमें ये जानकारी मिल जाएगी, क्या जानकारी मिल जाएगी भाई, हमें क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी, हमें पहले पॉइंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैंने टोपोग्राफी कहा, टोपोग्राफी एरिया, जैसे मैंने टोपोग्राफी एरिया कहा, टोपोग्राफी एरिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो हम कह देंगे टोपोग्राफी एरिया का मतलब पूरा अंडरलाइन कर लेना, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, है ना, क्षेत्र। तो टोपोग्राफी एरिया का मतलब है उस जगह के क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि वहां का क्षेत्र जो है समतल है या नहीं। तो टोपोग्राफी एरिया एक सिंगल पॉइंट याद हुआ। ठीक है, एक एक पॉइंट करके इसी से याद होगा। लर्निंग करने का तरीका बताइए, जैसे मैं खुद याद करता हूं चीजों को, वैसे बता रहा हूं आपको।
टोपोग्राफी, टोपोग्राफी एरिया, यानी टोपोग्राफी एरिया कहते हैं क्षेत्र का ऊपरी सतह, तो हमें क्षेत्र की जानकारी मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट हो गया, क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि समतल है या नहीं। इसके बाद दूसरा सुनिए भाई, यहां से उपयुक्त साइट का सिलेक्शन, तो सिंगल टर्म याद रखेंगे साइट सिलेक्शन। क्या याद रखेंगे भाई? साइट सिलेक्शन। क्या याद रखेंगे? साइट सिलेक्शन, है ना। साइट सिलेक्शन से आपको पूरा बड़ा सा पॉइंट याद हो जाएगा, साइट सिलेक्शन। एक तरह से शॉर्ट नोट्स बता रहा हूं मैं आपको इसके, साइट सिलेक्शन क्या हो जाएगा भाई? ये साइट सिलेक्शन, ठीक है। क्षेत्र के बारे में आपको मतलब आप यहाँ कह देंगे साइट सिलेक्शन का मतलब कि हम उपयुक्त साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं कंटूर मैप को देख करके, उपयुक्त साइट का, सुटेबल साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं कंटूर मैप को देख करके। दूसरा पॉइंट याद हो गया, क्या कर सकते हैं? साइट सिलेक्शन, ठीक है भैया, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? उपयुक्त साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं, सुटेबल साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं कंटूर मैप को देख के। तीसरा अलाइनमेंट शब्द याद रखेंगे। तीसरा क्या याद रखेंगे बच्चों? अलाइनमेंट। तीसरा शब्द याद करना है आपको, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बोले तो संरेखण। तीसरा पॉइंट क्या याद करेंगे आप? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट यानी संरेखण। तो हमें यहां से क्या पता चल जाएगा? यहां से हमें पता चल जाएगा संरेखण किस किस का खींचते हैं हम? नहर, रेलवे ट्रैक, है ना, नहर, रेल, इसके अलावा सड़क, रेलवे ट्रैक पूरा लिख देना आप, सड़क आदि के अलाइनमेंट में आसानी रहती है, आदि के अलाइनमेंट में आसानी रहती है भाई। सड़क या नहर या फिर किसी भी रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट खींचने में आसानी रहेगी कंटूर मैप की सहायता से। 3 पॉइंट याद हुए, टोपोग्राफी, क्षेत्र, साइट सिलेक्शन, अलाइनमेंट। चौथे पॉइंट पर आते हैं, चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या था भाई? अर्थवर्क, है ना। चौथा पॉइंट था मिट्टी कार्य। चौथा क्या था बच्चों? मिट्टी कार्य। मिट्टी कार्य, है ना, सॉइल वर्क कहते हैं, अर्थवर्क। वैसे वास्तव में अंग्रेजी भाषा में अर्थवर्क लिखते हैं, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं बच्चों? अर्थवर्क लिखते हैं। यहां पर आप कह देंगे अर्थवर्क, मिट्टी कार्य। देखिए इसको दो तरह लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम कंटूर मैप की सहायता से अर्थवर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सड़क या फिर किसी नहर के लिए मृदा कार्य की गणना कर सकते हैं कंटूर मैप की सहायता से। दूसरा पॉइंट इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंटूर मैप की सहायता से आप किसी भी नहर या किसी सड़क के मिट्टी कार्य के लिए एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन खींच सकते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्ज सेक्शन आप खींच सकते हैं। ये बात आपको यहां पर लिख देनी है अर्थवर्क के बारे में। 4 पॉइंट याद हुए दोस्त, 4 पॉइंट क्लियर हुए। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें भाई तो पांचवा क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया किसका होता है? नदी या नाले का। तो किसी भी नक्शे को देख के नदी नाले के अपवाद क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है ना, कैचमेंट एरिया का पता लगाया जा सकता है। कैचमेंट एरिया जिसे कहते हैं अपवाह क्षेत्र। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम अपवाह क्षेत्र का पता लगा सकते हैं कैचमेंट एरिया। कंटूर मैप को देख करके किसी भी नदी नाले के अपवाह क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चे? अपवाह क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट रिजर्वॉयर की कैपेसिटी निकाल दीजिए। आई थिंक सो यही होगा ना, बिल्कुल भाई। समोच्च नक्शे की सहायता से जलाशय की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, है ना, जलाशय की क्षमता, रिजर्वॉयर कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर यानी कि जलाशय की क्षमता, जलाशय की क्षमता, ठीक है। क्या कर सकते हैं बच्चों? आप कह देंगे कंटूर मैप को देख करके हम किसी भी जलाशय की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। ये कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे आगे आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस पर। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भाई, 6 पॉइंट हो गए, बस 3 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक। अब इसके बाद 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? आप समुच्च नक्शे की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं की इंटरविजिबिलिटी बता सकते हैं। इंटरविजिबिलिटी मतलब पारस्परिकता, है ना, आपस में पॉइंट दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इंटरविजिबिलिटी, पारस्परिकता, इंटरविजिबल, विजिबिलिटी, इंटरविजिबिलिटी, पारस्परिकता, है ना, दो बिंदु आपस में दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये कंटूर मैप को देख करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 8वां पॉइंट कह देंगे आप अपवार्ड और डाउनवार्ड ग्रेडियंट। अपवार्ड या फिर डाउनवार्ड ग्रेडियंट नक्शे पे लगा सकते हैं आप। कंटूर मैप पर क्या पता लगा सकते हैं भाई आप? अपवार्ड और डाउनवार्ड, है ना, अपवार्ड और डाउनवार्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोले तो ढाल, ग्रेडियंट बोले तो ढाल, अपवार्ड या डाउनवार्ड ढाल आप लगा सकते हैं नक्शे पर। लास्ट पॉइंट आपका भाई क्या हो जाएगा? 9वां पॉइंट, आप क्षेत्र में बारिश के पानी और सीवेज के जल निकासी के लिए मार्ग तय कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ड्रेनेज सिस्टम सिंपली कह दीजिएगा आप। क्या कह दीजिएगा 9वें पॉइंट को? ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इसको हिंदी भाषा में कहते हैं जल निकासी। ड्रेनेज सिस्टम बोले तो जल निकासी। अब जल निकासी किस चीज की करेंगे भाई आप? बारिश के पानी की जल निकासी करेंगे या फिर सीवेज की निकासी करेंगे? ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम, ठीक है। एक ही याद कर लीजिए, वैसे दोनों की जरूरत नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम याद होगा मतलब सीवेज सिस्टम भी अपने आप याद होगा, फिर भी आप लिखना चाहते लिख लीजिएगा सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम, इसका हम पता लगा सकते हैं, यानी मार्ग तय कर सकते हैं इसके लिए कहां से होकर आपका ड्रेनेज निकलेगा। अब ये सारे पॉइंट 9 पॉइंट एक बार अच्छे तरीके से अपनी आंखों में सेट कर लीजिए इस चीज को। टोपोग्राफी क्षेत्र का पूरा सेंटेंस क्या था? टोपोग्राफी क्षेत्र का पूरा सेंटेंस था कि हम भाई हमें क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, मतलब हम क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि समतल है या नहीं, ठीक है। टोपोग्राफी एरिया पता कर सकते हैं कि वो आपका अनइवननेस है या इवन है, ठीक है। उपयुक्त साइट सेलेक्शन, दूसरा साइट सिलेक्शन है, तो उपयुक्त साइट सिलेक्शन, कंटूर मैप को देख करके उपयुक्त साइट सिलेक्शन किया जा सकता है किसी भी कार्य के लिए। अलाइनमेंट में क्या लिखेंगे आप? नहर, सड़क, रेल मार्ग, इनके लिए अलाइनमेंट निर्धारित करने में आसानी होती है ना, संरेखण बनाने में आसानी होती है। मिट्टी कार्य में क्या लिखेंगे? सड़क या नहर के लिए
मिट्टी कार्य की गणना कंटूर मैप की सहायता से कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना, सड़क तथा नहर के लिए जो मिट्टी कार्य है इसके लिए आप एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन खींच सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन खींच सकते हैं। कैचमेंट एरिया में क्या लिखेंगे, किसी भी नदी नाले के कैचमेंट एरिया के बारे में पता लगाया जा सकता है, किसी भी नदी नाले का कैचमेंट एरिया क्या है या रन ऑफ क्या है वो पता लगा सकते हैं। किसी भी रिजर्वायर की कैपेसिटी, कंटूर मैप की सहायता से आप किसी भी रिजर्वायर की कैपेसिटी ज्ञात कर सकते हैं, जलाशय की धारिता या क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, धारिता वैसे ज्यादा सही शब्द है, ठीक है। इंटरविजिबिलिटी मतलब दो बिंदुओं की इंटरविजिबिलिटी का पता लगा सकते हैं आप कंटूर मैप की सहायता से, उनके बीच में जो पारस्परिकता है, दोनों बिंदु आपस में दिखाई दे रहे नहीं दे रहे हैं, इसका पता लगा सकते हैं। कंटूर मैप पर अपवार्ड या डाउनवर्ड ग्रेडियंट खींच सकते हैं, लगा सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम, यानी कि बारिश के पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज के लिए सीवेज सिस्टम के लिए मार्ग तय कर सकते हैं, इसके लिए रास्ता तय कर सकते हैं। मैंने काफी टाइम दिया इसको याद कराने में और मैं कोशिश करता हूं लगभग याद हो गया होगा आपको, है ना, लगभग याद हो गया होगा। तो शॉर्ट फॉर्म जो है ये भी मैं लिखा छोड़ दे रहा हूं, है ना, ये भी मैं लिखा रहने देता हूं ताकि आप लोगों को इससे हेल्प हो जाए। इसे मैं हटाऊंगा नहीं, पीडीएफ में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। बाकी मेन तो जो आपको टाइपिंग फॉर्म में है ये तो है ही आपका सबसे मुख्य, पेपर में तो यही लिखना है, लेकिन जो मैं अलग से पेन के द्वारा जो लिख रहा हूँ डायग्राम बनाऊंगा तो वो तो आपको साथ में नोट्स में भी बनाना है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें वो सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है, उसको पेपर में ना लिखे। मतलब ये चीज जो है ये इस तरह पेपर में नहीं लिखना, ये याद करने के लिए लिख दिया, वैसे लर्न करने का तरीका है ये वाला अपना। जो डायग्राम बनाए गए उन्हें आप पेपर में बनाएंगे जरूर, अपने नोट्स में भी बनाएंगे। तो ये आपके भाई यहाँ पर 9 क्या हो गए बच्चे, उद्देश्य हो गए। अब आ जाते हैं कंटूर इंटरवल क्या है और कंटूर इंटरवल क्या है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है। टॉपिक लिखेंगे पहले कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, जिसे हम लोग कहेंगे समोच्च रेखा अंतराल या समोच्च अंतराल। हिंदी क्या थी बेटा, हिंदी टॉपिक में थी, भूल जाते हैं यार हिंदी कई बार, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में याद रखते हैं लंबे समय तक, इसलिए समोच्च रेखा नहीं, क्या है, समोच्च रेखांतर था बेटा, ठीक है। क्या है, समोच्च रेखांतर, हिंदी में क्या कहेंगे इसको आप, समोच्च रेखांतर। ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीज को मैं साथ साथ समझाऊंगा। कंटूर इंटरवल भी, एक तो कंटूर इंटरवल समझेंगे हम यहाँ पर, और इसी का दूसरा भाई है ना, इसी का दूसरा भाई, एक खड़ा है दूसरा लेटा हुआ है, ये खड़ा हुआ है और ये लेटा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्षैतिज समतुल्य समतल, ऐसा कुछ होगा, मैं लिख दे रहा हूं साथ में ना, थोड़ा मुझे भी इस समय कष्ट हो रहा है हिंदी में, बाकी याद हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, क्षैतिज समतुल्य ही कहते हैं, क्षैतिज समतुल्य, किधर गया, चलिए, क्षैतिज समतुल्य क्या कहेंगे इसको, एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम जो मैं यहाँ बना रहा हूँ अपने हाथ से, मैं चाहता तो पहले से ला सकता था डायग्राम, मैं बना के इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि डेफिनेशन भी याद हो और बनाना भी सीख जाए। जितने डायग्राम यहाँ बनाऊंगा एक भी डायग्राम फालतू नहीं होगा, नोट्स में सभी बच्चों को बनाने होंगे वो डायग्राम, इसलिए मैंने पीडीएफ में अटैच नहीं किया, मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ। ये सारे डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, सबको बनानी है डायग्राम, ठीक है भैया, बनाएंगे आप लोगों ने। तो देखिए भाई, देखिए पहले मैंने वैली का डायग्राम खींचा था, यहाँ पर मैं किसका खींचूं बताइए आप लोग, मैं यहाँ पर हिल का खींच दूं, वैली से भी समझ सकते हैं इसको, हिल से भी समझ सकते हैं, चाहे जिससे समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक हिल खींच दे रहा हूँ, हिल मतलब पहाड़ी, मैंने यहाँ पर एक पहाड़ी बना दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गई पहाड़ी। एक ही डायग्राम पर्याप्त है वैसे तो, एक ही डायग्राम से काम चल जाएगा। ये कोई क्या बेटा, हिल है, कोई पहाड़ी, कोई भी पहाड़ी है, ठीक है। इसका ग्राउंड सरफेस इधर ऐसे कहीं था, ये ऐसे ग्राउंड है कहीं, बीच में पहाड़ी आ गई आपकी, ये आपका जीएल है, ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर मैंने पहले की तरह कुछ पॉइंट कंसीडर किए दोस्त, कुछ पॉइंट कंसीडर किए, जैसे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, या बिल्कुल जड़ से शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, एक ये ले लिया पॉइंट, एक ये ले लिया, एक ये, 3 पॉइंट पर्याप्त है मेरे लिए समझाने के लिए, मैंने 3 पॉइंट यहाँ ले रखे हैं। ये जो पॉइंट है इसके जस्ट सामने एक पॉइंट दिखाया मैंने आपको, इसके जस्ट सामने ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मैंने ये दिखाया, इसके जस्ट सामने ये हो गया, और एक पॉइंट इसके सामने मैंने यहाँ पर ये दिखाया। सामने क्या दिखा रहा है, जिससे कि हमें पता चल जाए समान ऊंचाई वाले पॉइंट है। दैट मींस डेटम से इन सभी की हाइट, मैं डेटम खींच के अलग से नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत काफी लाइट दिख रहा है, मैं लाइट को डार्क कर दूं क्या, कुछ और कलर कर दे रहा हूँ ताकि दिख जाए, ब्लैक दिख जाएगा, अच्छा मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है थोड़ा, एक्चुअली लाइट मैंने लिया है थोड़ा कम दिखाई दे इसलिए, बस सीध में दिखाई, ये लाइनें खींचने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सीधे में पॉइंट आ जाए इसलिए मैंने खींचा है, इसलिए लाइट रखा है उसको। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है बेटा आपके, मैंने इनके आरएल अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ 99, 100, कि मुझे पसंद है ना, सीक्वेंस में नंबर है, वैसे भी कंटूर इंटरवल समान होता है, यहाँ पर कंटूर इंटरवल सेम रहेगा आपका। अब इन लाइन से मैंने क्या किया बच्चे, इन लाइंस की मदद से, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं जब कंटूर इंटरवल याद करने की बारी आती है ना, तो बच्चे कंटूर मैप से कंटूर इंटरवल याद करते हैं, जो कि गलत तरीका है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए ये लाइन नीचे खींच ली, ठीक है, इसके जस्ट पास में फिर एक लाइन ये वाली खींच ली, ठीक है, देखते चलिएगा अभी बिल्कुल कंटूर मैप ही बना रहा हूं मैं, लेकिन हमें ये नीचे जो मैं खींच रहा हूं ना, इसको खींच के दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आप लोग गलती करते हैं उसको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, है ना। जो भी बच्चे गलतियां करते हैं उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं कि कंटूर मैप से नहीं बताते यार, क्या हो रहा है, कंटूर मैप से इनको डिफाइन नहीं किया जाता, जबकि इनको ग्राउंड की जो एक्चुअल सरफेस होता है ना वहां पर डिफाइन करते हैं, तो चीजें आसानी से समझ में आती हैं। और गलती सबसे बड़ी बच्चे क्या करते हैं भी समझाएंगे आपको, मतलब आपके सीनियर बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत गलती की, जो डायरेक्ट किताब से पढ़ते हैं उनसे मिस्टेक्स होती है कुछ,
किताब में डायग्राम बड़े अलग दे रखे हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो रिलेट नहीं करते डायग्राम डेफिनेशन से। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ जो समझाने वाला हूँ उस पर फोकस करेंगे आप लोग। ये पॉइंट 99 आरएल वाले हैं, क्योंकि ये भी 99 आरएल वाला है, ये 100 और ये आपका 101। अलग पेन से लिख दे, कोई बात नहीं। 99 वाले दोनों पॉइंट कौन कौन से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको आपस में मिला दीजिए। मिला दिया भाई, ये हमारी पहली कंट्रोल लाइन बन गई। 100 वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों है ना 100 वाले, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपस में मिला दीजिए। चलिए बढ़िया है, मिला दिया भाई, दूसरा हो गया। तीसरा ये 101 वाला है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपस में मिला दीजिए। लीजिए मिला दिया। ठीक है, ये हमने कंट्रोल लाइन बना दी। अब बच्चे पता है क्या कहते हैं, डेफिनेशन सुनिए। बच्चे कहते हैं सर समोच्च रेखांतर है, मतलब समोच्च रेखा में अंतर। हालांकि बात तो सही है, समोच्च रेखा में ही अंतर है, लेकिन बच्चे यहाँ पर ये शब्द जोड़ना भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल अंतर है या वर्टिकल अंतर है, वही गड़बड़ हो जाता है। जब कंटूर इंटरवल पूछा जाता है तो बच्चे कह देते हैं दो लगातार कंटूर लाइंस के बीच का जो अंतर होता है उसे कंटूर इंटरवल यानी समोच्च रेखांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, मैं गलत नहीं बोल रहा इसको, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर आप दो लगातार, मान लो ये 99 आरएल वाली लाइन है, ये 100 आरएल वाली लाइन है, इनके बीच का अंतर अगर आप यहाँ बता रहे हैं ये वाला, तो आपने कह दिया ये आपका भाई क्या कंटूर इंटरवल है, सीआई है, कंटूर इंटरवल है ना। यहाँ पर कह दिया ये कंटूर इंटरवल है, ये क्या है, ये कंटूर इंटरवल है, ये राशि आई, क्योंकि ये 100 और ये 101 आरएल वाली लाइन थी। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस चीज से दिखा सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन डेफिनेशन ये इनकम्प्लीट है कि दो लगातार कंटूर लाइन के बीच का जो अंतर होता है उसे हम कंटूर इंटरवल कहते हैं या समोच्च रेखांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों, अब सुनिए ध्यान से, आगे सुनेंगे ध्यान से। ये था कंटूर लाइन दिखा दिए। आप इस मैप को ना भी बनाए ना, तब भी आप इन दोनों की डेफिनेशन अच्छे से बता सकते हैं यहाँ पर देख करके। यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे भैया, क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने आरएल दिखा रखे हैं, आप इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी कहीं पे जहां आपका मन कर रहा है। इसमें आप देखिए ये 99 आरएल वाला पॉइंट है, 100 आरएल वाला पॉइंट है। 99 और 100 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 मीटर का। 100 और 101 है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 मीटर का। अच्छी बात है भाई, ध्यान रखेंगे कंटूर इंटरवल पहली बात तो सेम होता है। कंटूर इंटरवल कैसा रहता है, समान रहता है। अगर यहाँ 1 मीटर तो ऊपर भी 1 मीटर ही होगा, बिल्कुल ठीक है। यह जमसन भी है, इसका मान्यता भी है ये। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि बेटा कंटूर इंटरवल जो होता है, दो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में। बात तो सही है, एक कंटूर लाइन 99 वाली है, दूसरी कंटूर लाइन 100 वाली है, तो यहाँ तक तो सही है कि दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में जो भाई दो लगातार कंटूर लाइन का आरएल होता है ना, आरएल रिड्यूस लेवल कह दो आप उन्हें, क्या कह दो, रिड्यूस लेवल। तो दो लगातार कंटूर लाइन के आरएल का वर्टिकल डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, दो लगातार कंटूर लाइन के आरएल का जो वर्टिकल डिफरेंस है, आरएल 99 या 100 या इनके बीच का वर्टिकल डिफरेंस ये हो गया बच्चों, ये वाला। इसको हम क्या कहेंगे, कंटूर इंटरवल। क्या कहेंगे इसको, कंटूर इंटरवल। वर्टिकल वाले डिफरेंस को कहते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को। अब हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को क्या कहेंगे फिर हम, तो जो लगातार कंटूर लाइंस थी ना आपकी, उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है, ये 100 वाला पॉइंट है, ये 99 वाला पॉइंट है। अगर इनके बीच का हॉरिजॉन्टल वाला डिफरेंस कौन सा बच्चा, ये वाला ही तो है, यही तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है। इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इसे क्या कहते हैं बच्चा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या आप सभी को जानकारी समझ में आ गई, अरे कंफर्म कर दीजिए। जो आपका कंटूर इंटरवल होता है वर्टिकल वाला होता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ना, ये भाई कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जितना यहाँ पे जरूरी नहीं उतना यहाँ पर हो। कैसे जरूरी नहीं, ध्यान दीजिए सामने। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके एक लाइन खींच दी वाली, ये मतलब पहाड़ी मेरी कुछ इस तरह से थी, कुछ इस तरह से पहाड़ी थी मेरी, और मैंने यहाँ पर बताया कि इस पॉइंट का आरएल मान लीजिए, मैंने मान लिया कितना 99 है। इस पॉइंट का आरएल कितना लिया मैंने, 100 लिया। कितना लिया, मतलब वर्टिकल डिफरेंस सेम रखना होता है, जितना वर्टिकल डिफरेंस यहाँ आ रहा है उस पर 100 लिया। अगला मैं 101 ले रहा हूँ, तो जितनी लाइन मैंने यहाँ खींची उतना ही ऊपर जाऊंगा मैं। यहाँ पर इतना ही ऊपर लगभग मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ पर कहीं यहाँ से यहाँ तक हाइट मिलेगी। यहाँ पर ये कितना हो गया, 101, क्योंकि ये भी हाइट मेरी लगभग जितना ये है उतनी ही मैंने यहाँ पर खींच रखी है। या अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा इतनी कैसे है सर, तो मैं आपको देखो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैंने ये लाइन यहाँ पर इतनी खींची, सपोज करिए इतनी लाइन मैंने खींची वाली है, सेम मैं इसी लाइन को उठा ऊपर लगा दे रहा हूँ, तब तो पता चल जाएगा सेम हाइट है। अभी हाइट हमारी यहाँ पर सेम थी, ये हाइट सेम है। कंटूर इंटरवल है बेटा, ये हमारा क्या है, ये कंटूर इंटरवल, क्योंकि वर्टिकल डिफरेंस लिया 99 और 100 के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है ये वाला, ये मैंने कह दिया सीआई है, कंटूर इंटरवल। यहाँ भी मैंने कह दिया सीआई, क्योंकि सीआई सेम होता है। कंटूर इंटरवल जो होता है कंटूर लाइंस के बीच का वो समान रहता है, क्योंकि वर्टिकल डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की बात करता हूं, यानी मैं हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बात करूं, ये वाला डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डिफरेंस भैया ये है ना, इसके अलावा ये वाला डिफरेंस। अब आप खुद देखिए, क्या ये डिफरेंस जितना यहाँ था, क्या उतना यहाँ पर है, क्या उतना यहाँ पर है बेटा ये डिफरेंस, नहीं, ये तो इतना एक्स्ट्रा हो गया। अरे ये तो इतना एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का तो फालतू हो गया, ये देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना सा था। तो मेरा कहने का मींस क्या है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ये कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसा था, ज्यादा था। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका कम है, यहाँ ज्यादा या कम है, लेकिन सीआई सभी जगह समान होता है। क्लियरली समझ में आ रही है चीजें, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, जो आपका कंटूर इंटरवल होता है ये क्या होता है बच्चों, दो कंटूर लाइन के बीच का वर्टिकल डिफरेंस होगा, ये क्या होता है, वर्टिकल डिफरेंस। वर्टिकल डिफरेंस होता है जिसे हम ऊर्ध्वाधर अंतर कहेंगे। और ये क्या होता है आपका बच्चे, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होता है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होता है। मेरी बात से सभी सहमत हुए, बोलिए। फिर मैंने क्या बताया, जो कंटूर सीआई है आपका, सीआई सभी जगह सेम होता है, क्योंकि वर्टिकल डिफरेंस तो समान रहेगा ना हर जगह, जब हम सीक्वेंस में लेंगे तो कंटूर लाइंस को। ठीक है, ये सीआई है आपका, ये वाला, यहाँ पर ये सीआई है। अगर मैं यहाँ पर भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये वाला सीआई है, यहाँ पर ये सीआई है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, ये सीआई है। यहाँ पर ये कंटूर इंटरवल, ये आपका एचई है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से। यहाँ मैंने ये भी बता दिया, एचई आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सीआई समान रहता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या कहा, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं थी, आप उससे ही बता सकते थे पूरी डेफिनेशन को, है ना। ये डायग्राम भी लगाने देते हैं, कौन सा कष्ट हो रहा है, आपको ये बनाना है ना, ये एक ही बना लीजिएगा थ्योरी में। ये आगे मैं जब प्रॉपर्टी समझाऊंगा वहां भी आएंगे सारे डायग्राम आपके,
वहां भी आएंगे, फिलहाल एक ही बना लीजिएगा। डेफिनेशन वाला पार्ट तो आप समझ गए। अब मैंने डेफिनेशन के अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पर जेई लेवल पे ऐड किए हैं, इसमें कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर जेई लेवल पे भी ऐड किए हैं इसमें, जो मैं बता रहा था ना समान और समान होगा नहीं होगा, मैं बिल्कुल सेंटर पर रख देता हूँ डायग्राम को, ताकि दोनों के लिए काम कर जाएगा। भैया ज्यादा आ गया, इधर थोड़े साइड हो जाओ प्लीज, थोड़े से बस, ठीक है। ये डायग्राम बना लेंगे सारे बच्चे, ये डायग्राम सबको बनाना, डेफिनेशन समझ आ गई, परिभाषा पढ़ लीजिए कितनी आसान है। देखिए, दो लगातार समुच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को समुच्च रेखांतर कहते हैं। कैसी दूरी को? ऊर्ध्वाधर दूरी को। ये चीज जरूर ऐड ऑन करनी है साथ में, वर्टिकल डिस्टेंस को, है ना। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव कंटूर लाइंस इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। पहले तो ये परिभाषा याद रखनी, सब बच्चों को डेफिनेशन होगी, डिप्लोमा लेवल पे ये डेफिनेशन है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं क्या बोल दूंगा? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में दो लगातार समुच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को, क्षैतिज दूरी को हम क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव कंटूर लाइंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। परिभाषा तो क्लियर है। अब इसके जो नीचे के पॉइंट्स है, ये वाले जो इसके नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करता हूं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन पॉइंट को सुन लीजिए बढ़िया से, पहले परिभाषा फिर एक्स्ट्रा पॉइंट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। किसी कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल कांस्टेंट रहता है। ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? कंटूर इंटरवल कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है? जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये जो सी आई है, ये और ये सेम रहेगा हर जगह, जबकि एच ई जो है ग्राउंड की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ग्राउंड आपका अगर जेंटल स्लोप है तो ये भी सेम हो जाएगा। जेंटल स्लोप नहीं है, स्लोप कम ज्यादा हो रहा है, कहीं पे स्लोप ज्यादा है आपका, कहीं पे कम है, कहीं पे स्लोप ज्यादा है, तो इस केस में जो वैल्यू बदल जाएगी, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी, कहीं ज्यादा कहीं कम रहेगा। ये स्लोप पर डिपेंड करेगा जो आपका ये एच ई होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल कांस्टेंट रहता है। कंटूर इंटरवल की वैल्यू की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर कहीं पे कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है तो बताइए, अगर कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है तो ये क्या होगा? अगर कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है, मैं ये पॉइंट लिखेंगे बस, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं आपसे सेकंड पॉइंट के बारे में कि अगर कहीं पर कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है, कैसी है? कम। यदि कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है तो भाई कंटूर लाइंस पास पास होती हैं। आप बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो कैसे कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है, कम कब आएगी कंटूर इंटरवल की वैल्यू? जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, मान लो, अरे सिंपल सा ये ले लिया, पहाड़ ये कोई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पास पास ले लिया कंटूर इंटरवल, एक ये ले लिया, वर्टिकल डिस्टेंस कम ले रखी है। कम मतलब मैं दो अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। एक मैंने यहाँ पर लाइन ले लिया, मतलब एक तो ये पहाड़ी ले रखी है और एक पहाड़ी मैंने ये ले रखी है, एक पहाड़ी मैंने ये ले रखी है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहा हूँ जिनके बीच का गैप कम रख रहा हूँ, 3 पॉइंट ले लिया बल्कि मैंने यहाँ पर। यहाँ कितने पॉइंट लिए? 3 पॉइंट लिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो मैंने पॉइंट लिया ना 3, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ये वाला, भाई तुम अपनी जगह पर रहो, यस, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये, उतने गैप के मैंने पॉइंट ले लिए वाले। यहाँ पर मैंने 2 ही पॉइंट लिए, जितने गैप में यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहे थे उतने मैंने यहाँ 2 लिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर मैंने जो सी आई है वो कम ले रखा है। कम लेने का मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक, और उतना ही मैंने इधर ले लिया। यहाँ पर ये कमी तो हुआ, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की काफी कम ले रखी है मैंने ये वाली, और यहाँ पर भी ये वाली दूरी, इसे मैं सी आई कह रहा हूँ, सी आई, और इसे भी सी आई, ये सी आई। तो मैंने सी आई कैसे कम ले रखा है? जब मैंने सी आई कम ले रखा है तो इसकी जो कंटूर लाइन है बच्चों पास पास बनेंगी या नहीं बनेंगी? बताइएगा, अभी देख के बताएंगे आप खुद। इस चीज को मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा डायग्राम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कंटूर लाइन को ड्रॉ करूँ, मान लो ये कंटूर लाइन मेरी यहाँ से कैसे जा रही है, दूसरी कंटूर लाइन मेरी यहाँ से कैसे जा रही है, तीसरी कंटूर लाइन मेरी यहाँ से कैसे जा रही है, मान लीजिए ना। मैं इस गैप की बात कर रहा था, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये अगर मैंने कम लिया दूरी तो कम है। अब मैंने यहाँ पर दूरी कैसी ले रखी? ज्यादा ले रखी है। यहाँ पर दूरी कैसी रखी है बच्चों? ज्यादा। तो कंटूर लाइन कैसी बनेगी आपकी? दूर दूर बनेगी। कंटूर लाइन कैसी बनेगी बेटा? कंटूर लाइन बनेगी आपकी दूर दूर। ये तो मैं इधर वाले गैप की बात कर रहा था, इस गैप की। तो जब आपका कंटूर ये ज्यादा था सी आई, यहाँ पर जो सी आई है आपका ये वाला ज्यादा है, ये सी आई आपका पिछले वाले सी आई से ज्यादा है, इस कंटूर इंटरवल से ही ज्यादा है। जब ये ज्यादा तो गैप कैसा हो गया? कंटूर लाइन के बीच में ज्यादा, जबकि यहाँ पर गैप कैसा था? कम था। तो ये हमने कहा यहाँ पर यदि जो कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है तो कंटूर लाइन पास पास बनेगी, पास पास। और अगर ये गैप ज्यादा है, मतलब कंटूर इंटरवल की वैल्यू ज्यादा है, यदि वैल्यू अधिक है, मोर है, तो कंटूर लाइन आपकी दूर दूर बनेगी। कंटूर लाइन दूर दूर बनेगी। क्या ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया? वैल्यू वाला पॉइंट भी आप लोग समझ गए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ऐसे बेसिक पॉइंट जहां बच्चे सोचते नहीं, सिर्फ परिभाषा पढ़ी खत्म मामला। लेकिन ये अंदर के पॉइंट है इसके, जो डेफिनेशन से ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचते नहीं है बच्चे। यही कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा सर्वे आपने पढ़ लिया, जब जेईई की क्वेश्चन लगा रहे आपसे हो नहीं रहा, रीजन क्या है? ये चीजें आप स्किप कर देते हैं, सिर्फ इतना पढ़ के चल देते हैं, डेफिनेशन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। जहां से आप लोगों की पढ़ाई खत्म होती है डिप्लोमा लेवल पर, वहां से जेईई की शुरू होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मैं कमजोर नहीं मान रहा डिप्लोमा को, डिप्लोमा को बच्चे जेईई में टॉप तक करते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिप्लोमा की मेंटलिटी ये हो गई है कि सिर्फ परिभाषा पढ़ के छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, आप पीछे नहीं रह सकते। कंपटीशन एग्जाम की मेरे हिसाब से तैयारी अलग से करने का कोई मतलब ही नहीं है। डिप्लोमा लेवल पर या जब भी आप एजुकेशन कर रहे हैं, अपनी कॉलेजिंग लाइफ में पढ़ रहे हैं, तभी इतने अच्छे से पढ़ लिया जाए कि आगे जाके बस उन्हीं चीजों को पढ़े जो आपके सिलेबस में ना हो। भाई टेक्निकल सब्जेक्ट 12 है जेईई में, 12 के 12 आपके सब्जेक्ट डिप्लोमा में भी थे, वो सेम के सेम सब्जेक्ट। बट आप उस समय उस लेवल तक क्यों नहीं पढ़ पाते कि आपको बाद में जाके हजारों फीस देकर के कोचिंग करनी पड़ती है? मेरे हिसाब से बाद में सिर्फ आपको रीजनिंग पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत जीके जीएस पढ़ना चाहिए, काम खत्म। टेक्निकल तब पढ़ रहे हैं, इधर आगे जाके क्यों पढ़ना पड़ता है? रीजन क्या है कि हम यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, है ना। मैंने देखा जेईई वाले बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बेसिक्स बहुत वीक थे। बेसिक्स मतलब डेफिनेशन तक कई सारे टर्म्स की नहीं पता थी उन बच्चों को। फिर हमने फाउंडेशन बैच बनाया बहुत सोच समझ के ना, 3-4 साल में पढ़ा चुका डिप्लोमा को। जब मैं देख रहा था बच्चे जेईई की तैयारी अलग अलग जा रहे हैं शहरों में करने, बड़े बड़े शहरों में अंग्रेजी में चलता है सब कुछ, सिर्फ ज्यादातर कोचिंग इंग्लिश में तैयारी करा रही है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। बहुत बुरी हालत में थे बच्चे कि सर कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। हमारा तो बेसिक भी तैयार नहीं हुआ, एडवांस लेवल की पढ़ाई चल रही है सब।
डेफिनेटली जेईई एडवांस लेवल से ही निकलता है, जब आप एडवांस लेवल की पढ़ाई करेंगे तभी निकलेगा, लेकिन जब तक बेसिक तैयार नहीं होंगे एडवांस समझ में नहीं आएगा। फिर हमने कहा ठीक है आपके लिए फाउंडेशन बैच बनाते हैं, फिर जीटेक पोली पे फाउंडेशन बैच लाएगा जिसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें लेके मतलब कराई गई है। उसमें बाइलिंगुअल हिंदी का पूरा ध्यान रखा गया ताकि बच्चों को कोई कैसी भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप में से शायद कुछ बच्चों ने ले भी रखा होगा जेईई का फाउंडेशन कोर्स, नहीं लिया तो आप चाहे तो ले सकते हैं, वो आपकी सेल्फ चॉइस है, क्योंकि पुराने सब्जेक्ट हो सकता है आपने सारे ना पढ़े हो जीटेक पोली पर, तो आप ले सकते हैं, उसका अपना बेनिफिट है। मैं ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, आपको जानकारी दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट जो भाई आपका स्लोप के रिगार्डिंग है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पर आपका स्लोप के रिगार्डिंग पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देंगे इस पॉइंट के बारे में। एक सेकंड लाइन हटा दूं मैं यहाँ से यार। चलिए अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर स्टीप स्लोप के केस में सीआई की वैल्यू अधिक रखनी चाहिए और जेंटल स्लोप के केस में सीआई की वैल्यू कम रखनी चाहिए। पहली बात आपको ये स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप का पता होना चाहिए। स्लोप भी जेंटल होते हैं क्या? बिल्कुल भाई, सज्जन पुरुष कैसे होते हैं भाई? कांस्टेंट रहते हैं ना, उन्हें ना तो किसी से बहुत ज्यादा लगा दो, ना ही किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी है, बिल्कुल जेंटलमैन है। वैसे ही आपके जेंटल स्लोप होते हैं। जेंटल स्लोप बिल्कुल एग्जैक्ट जेंटल स्लोप की मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं एक तरह से जेंटल स्लोप 45 डिग्री का जो स्लोप होता है ना, एकदम जेंटल स्लोप होता है। 45 डिग्री वाला जो रहेगा एंगल आपका, एक ऐसा स्लोप जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एक तरह से मेरी नजर में जेंटल स्लोप है। ये कैसा स्लोप है? जेंटल मतलब जिसमें जो आपके थीटा की वैल्यू कम रहेगी ना, वो जेंटल स्लोप की कैटेगरी में आएगा। जेंटल का मतलब जिस पे इंसान खड़ा हो सकता है स्लोप पर, फिसलेगा नहीं, है ना, रुक जाएगा कुछ हद तक, एकदम से फिसल के नीचे नहीं आएगा। और स्टीप स्लोप मतलब होता है तीक्ष्ण स्लोप। ये कैसा स्लोप होता है बच्चों? यहाँ पर तो एंगल आपका 90 के लगभग पहुंच जाता है, बहुत स्टीप स्लोप ऐसा होता है, बिल्कुल खड़ा हुआ स्लोप है। मतलब सिंपल भाषा में कह दूंगा मैं, जहां पर स्लोप की वैल्यू ज्यादा हो वो आपका स्टीप स्लोप हो जाता है, जहां पर स्लोप की वैल्यू कम हो वो आपका जेंटल स्लोप हो जाता है। अभी क्लियर है सभी को? जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप समझ आ रहा है बच्चों? जहां पर स्लोप कम होगा, जहां पर स्लोप क्या हो कम हो, वो आपका कहलाता है जेंटल स्लोप। उसे हम क्या कह देंगे भाई? उसे कह देंगे जेंटल स्लोप। और जहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा हो उसे कहेंगे स्टीप स्लोप, जहां पर थीटा की वैल्यू कैसी हो? ज्यादा हो, ये ज्यादा ही कम है। ठीक, अब हमने यहाँ क्या कह दिया, जो भाई आपका ये जेंटल स्लोप है इसमें आप सीआई जो है कम रखें, क्योंकि इसमें अगर आप सीआई ज्यादा, मान लो जितना सीआई मैंने यहाँ रखा है, वर्टिकल डिस्टेंस में दिखा देता हूँ, जितनी वर्टिकल डिस्टेंस मैंने यहाँ रखी है ये वाली, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ये तो सीआई होता है, उतनी अगर वर्टिकल डिस्टेंस में यहाँ पर भी ले रहा हूँ, उतनी वर्टिकल डिस्टेंस में यहाँ पर भी ले रहा हूँ, यहाँ पर ये और ये इतनी वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर आप यहाँ पर कंट्रोल लाइन खींचते हैं, यहाँ पर कंट्रोल लाइन है, यहाँ पर, तो इन कंट्रोल लाइन के बीच में देखो गैप कितना ज्यादा आ रहा है, गैप बहुत ज्यादा आ रहा है ये वाला। वहीं अगर हम स्टीप स्लोप पे, सेम स्टीप स्लोप के पॉइंट को नीचे ला रहा हूँ, यहाँ पर ये और ये पॉइंट, यहाँ पर कंट्रोल लाइन खींचो आप, ये और ये, तो ये जो लाइन है भाई आपके बहुत पास आ गई। कैसी आ गई? पास, ये दूर। तो जब जेंटल स्लोप होगा तो हमें इस जेंटल स्लोप में क्या करना चाहिए? कंटूर इंटरवल जो कम रखना चाहिए, ताकि ये जो गैप है ना बहुत ज्यादा ना रहे कंटूर लाइन के बीच में। ठीक है, और जो आपका भाई स्टीप स्लोप होता है, इस स्टीप स्लोप में आपको क्या करना चाहिए बच्चों? स्टीप स्लोप में हमें सीआई की वैल्यू ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि देखो इतनी रखने पर भी पास आ रही है लाइन, थोड़ी ज्यादा रखेंगे तो दूर रहेंगे कंटूर लाइन, स्पष्ट हमें समझ में आ पाएंगी। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं किस स्लोप में हमें ज्यादा रखनी चाहिए वैल्यू, किसमें कम। भाई अगर हम जेंटल स्लोप में बात करें, सीआई को कम भी रखेंगे तब भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत दूर लाइन नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, और अगर हम जेंटल स्लोप में सेम दूरी रखते हैं, पर जितनी यहाँ रखी थी वहां यहाँ रखते बहुत पास लाइन आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पर स्लोप ज्यादा, यहाँ पर हमें जो है ये सीआई की वैल्यू ज्यादा रखनी चाहिए, इसमें सीआई कम रखना चाहिए। समझ में आ गया क्यों करना चाहिए ऐसा? बोलिए भैया, क्लियर हो गया सभी बच्चों को ये चीज? मुझे लगता है ये पॉइंट भी आप सबको स्पष्ट हो गया होगा अच्छे तरीके से, ये पॉइंट भी आप सभी को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें जो है हमें वैल्यू कम रखनी चाहिए, और इस बारे स्लोप में वैल्यू, इसमें तो वैल्यू कम रखेंगे सीआई की, इसमें ज्यादा रखेंगे। यहाँ पर सीआई कैसा रखना चाहिए हमें? इसमें सीआई कम रखना चाहिए, इसमें सीआई ज्यादा रखना चाहिए, ताकि हमारी स्पष्ट रूप से बढ़िया कंट्रोल लाइंस बन सके। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये भाई आपके कंटूर इंटरवल के कुछ पॉइंट्स थे, ये परिभाषा थी, ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट्स थे। इसी तरह के कुछ पॉइंट आपके हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में भी आते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू है किसी कंटूर मैप में कांस्टेंट नहीं रहती, ये वेरी करती है, ये स्लोप के आधार पर बदलती रहती है ना, ये क्या करती है? बदलती रहती है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो ये हाइट जो है, ये जितनी यहाँ ले रखी हाइट, उतनी हाइट मैंने यहाँ पर ले ली, सेम उतनी हाइट यहाँ ले ली, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, तो ये क्या करती है भाई? कांस्टेंट नहीं होती वैल्यू, जबकि ये वाली सीआई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू कंटूर मैप में कांस्टेंट नहीं रहती है। दूसरी वैल्यू याद रखेंगे, जो मतलब दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। बिल्कुल बताइए, ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया गया मॉडिफाई करके कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है, मतलब सेम नहीं रहती है सभी कंटूर लाइन के बीच में, ये चेंज होती रहती है पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई? अगर हॉरिजॉन्टल वैल्यू की हम बात करें भाई, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ग्राउंड स्लोप पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? स्लोप पर। स्लोप पर कैसे डिपेंड करेगी ये बताइए? स्टीप स्लोप में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होती है या ज्यादा? स्टीप स्लोप में बताइए कैसी होती है, कम या ज्यादा? तो स्टीप स्लोप में अगर हम बताना चाहें, स्टीप स्लोप आप सबको मैंने बताया था किस तरह का होता है स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप बच्चों ऐसा होता है बिल्कुल खड़ा हुआ स्लोप ना, लगभग 90 डिग्री के नियर अबाउट, ये स्टीप स्लोप है एक। इस स्टीप स्लोप में बताइए इसकी वैल्यू कम होगी ज्यादा? मान लो मैं कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ये लिया, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं ना, हल्का सा टिल्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पर ये लिया, ये अगर मैं इनके बीच में कंटूर लाइन खींचूंगा, एक पॉइंट मेरा ये था, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, यस ये वाला। तो अगर हम यहाँ देखें भाई सीआई तो ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये तो सीआई है सीआई, लेकिन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट तो सिर्फ इतना सा है, यहाँ मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, इतना कम है ये आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। स्टीप स्लोप में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू बहुत कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। दिख रहा है आप सभी को भाई? सीआई तो आपका ज्यादा है
सीआई कैसा ज्यादा है इसकी तुलना में, है ना। हालांकि सीआई की तो हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीआई तो सभी जगह कांस्टेंट रहेगा ही। लेकिन हम अगर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को देखते हैं बहुत कम आ रहा है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसा आ रहा है दोस्त, बहुत ज्यादा कम आ रहा है, इतना सा है, ठीक है। वहीं अगर हम जेंटल स्लोप बना दे कोई, एक मैं जेंटल स्लोप बना दे रहा हूं यहाँ पर, इधर बना दे रहा हूं जेंटल स्लोप। अगर मैं जेंटल स्लोप की बात करूं दोस्त, जेंटल स्लोप में क्या करते हैं, एंगल को कम रखते हैं। ये मैंने जेंटल स्लोप ले लिया कोई, ये मैंने इसमें इतने सीआई के 2 पॉइंट लिए और इतनी ऊंचाई पे लगभग ये पॉइंट ले लिया दूसरा, ये है ना। लगभग मुझे लगता है सेम ही है हाइट, लगभग हाइट कैसी है, सेम है ये वाली, ठीक, ये वाली जितना यहाँ था उतना यहाँ लगभग। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस की, यहाँ अगर बात करूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, तो यहाँ पर देखिए ज्यादा है। यहाँ पर कैसी वैल्यू नीचे वाले की तुलना में, ये वाला जो आपका एच ई है, ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है हमें। इसको थोड़ा और नीचे तक ले आते हैं ना, ये यहाँ पर जो हमें ज्यादा मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी। ये स्लोप आपको मैंने बताया था स्टीप स्लोप है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम स्टीप स्लोप कहेंगे, स्टीप स्लोप। और ये वाला कैसा है, जेंटल स्लोप है, ठीक है। स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, तो देख लिया आपने, ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा। ये दोनों पॉइंट्स भी आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बोलिए भाई, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। तो आज का जो टारगेट था अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने जो आपको पढ़ाए हैं, ये टॉपिक सभी बच्चों को याद रहेंगे, ठीक है। मतलब समझाने पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, कंटेंट तो कम ही कवर किया हमने, लगभग 4 टॉपिक तक कवर कर लिया है, यहाँ तक का पार्ट कवर हो गया, यहाँ तक का, ठीक है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी, इसको डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम सभी को बनाना है। आरएल, एलिवेशन, हाइट, ये सब एक ही चीज होती है, क्या होती है मैंने यहाँ दिखा दिया डायग्राम में। फिर हमने कंटूर की डेफिनेशन समझी, उसके बाद इसका एग्जांपल देखा, कंटूर, कंटूरिंग क्या है ये समझा, कंटूर मैप क्या है ये समझा, है ना। यहाँ पर हमने इसके उद्देश्य शॉर्ट फॉर्म में भी याद किया और यहाँ डिटेल्ड पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पर समझे थे। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के लिए डायग्राम बनाया था, यहाँ पर इस तरह से कुछ। यहाँ पर मैं आरएल रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये 99 आरएल है, ये यहाँ पर 100 आरएल है, और ये 101 आरएल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने फिर कंटूर इंटरवल को समझा, इसके पॉइंट समझे, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट समझा, इसके पॉइंट समझे। कैसा लगा आज का लेक्चर आप सभी को, एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर सभी बच्चे चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा लगा। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज आपके चल नहीं रहे हैं, तो इस समय जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, फिर थोड़ा ज्यादा पार्ट कवर होता रहेगा। कभी कभी एप्लीकेशन पे कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, क्लास रोकनी पड़ जाती है, तो इस मंथ में थोड़ा कोर्स अपना ज्यादा कवर कर लेते हैं, ठीक है। आगे कॉलेज का भी लोड आ जाएगा फिर आप पर। मैं बिल्कुल दुर्गेश पीडीएफ जस्ट अभी डाल दे रहा हूँ, पहले पीडीएफ डाल रहा हूँ, बाद में कुछ और करूंगा, ठीक है। जो भी पुराने रिमेनिंग पीडीएफ कुछ रह गए वो भी डाल दिए जाएंगे, ये वाला पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। चलिए।